अभी तक हम अंडर डैम्प सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पांस देख चुके हैं काफ़ी डिटेल में, फ्रॉम डैम्पिंग एंड फ्रिक्वेंसी पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हमने डैम्पिंग रेशो और अनडैम्प नेचुरल फ्रिक्वेंसी की बात की थी। उसके बाद हमने परफॉर्मेंस मेजर्स को भी डिटेल में देखा था कि कैसे किसी भी रिस्पांस की परफॉर्मेंस को हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट फैक्टर्स। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की। सो आज स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, एंड सेकंड के उन स्टेबिलिटीज को, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेबिलिटीज को चेक करने के डिफरेंट क्राइटेरियाज क्या हैं। सो यहाँ पे हम दो मेजर क्राइटेरियाज जो है वो देखेंगे टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ एनी हायर ऑर्डर सिस्टम। Sort of for our system, we have two types of stability. One is internal stability, and second one is external stability. So for internal stability, हम ये बात करते हैं कि किसी भी सिस्टम के लिए इंटरनल स्टेबिलिटी होने के लिए ज़रूरी है कि उसका ज़ीरो इनपुट रिस्पॉन्स, दैट ज़ीरो इनपुट रिस्पॉन्स मस्ट डिके टू ज़ीरो, वो ज़ीरो को डिके करना चाहिए एज टाइम इंक्रीजेज टू इन्फिनिटी फॉर ऑल पॉसिबल इनिशियल कंडीशंस। सो हमने देखा है कि जीरो इनपुट रिस्पांस में इनपुट जीरो है एंड दैट जीरो इनपुट रिस्पांस इज ड्यू टू इनिशियल कंडीशंस। तो सब इनिशियल कंडीशंस के लिए जीरो इनपुट रिस्पांस को डिके करना जरूरी है। इसी इंटरनल स्टेबिलिटी को हम फिर एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी भी कहते हैं। सो एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी का वर्ड यहाँ से आ रहा है कि हमें पता है कि कोई भी सिस्टम अगर स्टेबल है तो स्टेबल होने के लिए ज़रूरी है कि उसके सारे पोल्स या करेक्टरिस्टिक्स रूट्स एल एच पी में हों। सो जब भी एल एच पी में हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स रूट्स होंगे तो फाइनल जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा सिस्टम का, दैट विल बी एक्सपोनेंशियल डिके। सो एक्सपोनेंशियल डिके में हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल डिके जीरो को अप्रोच करता है लेकिन कभी भी जीरो एग्जैक्टली नहीं होता। दिस मेक्स एसिम्पटोट टू जीरो। So that's why we are saying this asymptotic stability due to exponential decay in natural response which makes asymptote with zero. So इसलिए internal stability that is also called asymptotic stability. So ये हमने एक complete response देखा था जिसमें हमने zero input response की भी बात की थी। So ये एक general second order system का zero input response था। तो अब इस जीरो इनपुट रिस्पांस में आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह की चीजें हैं। वन इज डिनोमिनेटर में हमारे पास है करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल, और न्यूमरेटर में हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ इनिशियल कंडीशंस या इनिशियल स्टेट्स है। सो इनिशियल कंडीशंस या स्टेट्स की वजह से न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल है। तो अब ये बात इंटरनल स्टेबिलिटी में या एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी में है कि इस जीरो इनपुट रिस्पांस को जीरो को डिके करना जरूरी है एज टाइम टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी। सो जीरो इनपुट रिस्पांस को डिके करने के लिए क्या जरूरी है, तो यहाँ पे हम देखें तो हमने ये बात पहले देखी है कि पॉलिनोमियल्स ऑफ इनिशियल कंडीशन जो है, इनिशियल कंडीशंस जस्ट सिस्टम की स्टेबिलिटी में कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करती, कोई नया पोल ऐड नहीं करती। सो दे जस्ट चेंज द मैग्नीट्यूड। सो दैट्स वाई न्यूमरेटर को हम स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ इनिशियल कंडीशंस पे बेस्ड है। तो अब बात रह जाती है सिर्फ डिनोमिनेटर की, विच इज करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। सो करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल के सारे रूट्स अगर एल एच पी में हों तो हम कह सकते हैं कि जीरो इनपुट रिस्पांस जो होगा वो डिके करेगा अप टू जीरो। और अगर जीरो इनपुट रिस्पांस जीरो को डिके करता है, so then we can say that system has internal stability or asymptotic stability. Otherwise the system is internally stable or asymptotically stable. सो हमने देखा कि जीरो इनपुट रिस्पांस में जो मेन चीज है दैट इज बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। इस करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल का जो है वो इसको चेक करना जरूरी है। सो अब अगर हम बात करें कि ऑल करेक्टरिस्टिक्स रूट्स इन्फ्लुएंस द रिस्पांस, सो करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल ही मेन चीज है जीरो इनपुट रिस्पांस के अंदर। तो सारे करेक्टरिस्टिक्स रूट्स जो हैं वो बेसिकली जीरो इनपुट रिस्पांस को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो अब जीरो इनपुट रिस्पांस को जीरो को डिके करने के लिए क्या जरूरी है कि ऑल करेक्टरिस्टिक्स रूट्स आर लोकेटेड इन एलएचपी। सब करेक्टरिस्टिक्स रूट्स अगर एलएचपी में लोकेट करते होंगे, सो देन द सिस्टम्स नेचुरल रिस्पांस विल बी
एक्सपोनेंशियल रिस्पॉन्स ई रेज टू पावर माइनस ए टी का फैक्टर होगा जो कि ग्रेजुअली फाइनली आके जो सा वो जीरो को डिके करेगा और एसिम्पटोट बनाएगा एंड देन वी कैन से दैट द सिस्टम इज एसिम्पटोटिक स्टेबल और इंटरनली स्टेबल. Next, for external stability. So for external stability, we say that zero state response is bounded as time approaches to infinity for all bounded inputs. मीन्स के अगर हमें पता है कि जीरो स्टेट रिस्पॉन्स में स्टेट्स जीरो हैं, जब स्टेट्स जीरो हैं तो जीरो स्टेट रिस्पॉन्स इज ओनली ड्यू टू इनपुट फंक्शन. सो अगर हम सिस्टम को एक कोई भी बाउंडेड इनपुट दें, बाउंडेड इनपुट क्या है ये आगे हम देखते हैं, तो अगर हम सिस्टम को कोई भी बाउंडेड इनपुट सप्लाई करते हैं और उसके रिस्पॉन्स में सिस्टम का जीरो स्टेट रिस्पॉन्स भी बाउंडेड आता है, मींस उसकी आउटपुट भी बाउंडेड आती है जैसे जैसे टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, सो देन वी कैन से दैट सिस्टम इज एक्सटर्नली स्टेबल और बीबो स्टेबल. बीबो इज कमिंग फ्रॉम बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट. सो जीरो स्टेट रिस्पॉन्स को जो है वो बाउंड रहना जरूरी है या डिके करना जरूरी है फॉर हैविंग एक्सटर्नल स्टेबिलिटी और बीबो स्टेबिलिटी. सो बाउंडेड इनपुट का मतलब यह है कि वो इनपुट सिग्नल्स अप्लाई करेंगे जो कि स्टेबल इनपुट सिग्नल्स हों, अनस्टेबल ना हो. अनस्टेबल सिग्नल्स का मतलब होगा अनबाउंडेड इनपुट्स. सो कोई बाउंड होना चाहिए सिग्नल्स के अंदर कि वो किसी फिक्स्ड वैल्यू की तरफ बाउंड हो रहे हों या किसी एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर रहें, उस रेंज से बाहर ना जा रहे हों, मींस के स्टेबल इनपुट्स हों. सो दो स्टेबल इनपुट्स आर कॉल्ड बाउंडेड इनपुट्स. सो कुछ बाउंडेड इनपुट्स हम देखते हैं कि कौन कौन से जनरली यूज्ड बाउंडेड इनपुट सिग्नल्स हैं. सो फर्स्ट बाउंडेड इनपुट इज स्टेप इनपुट. सो स्टेप इनपुट की हम बात करें तो स्टेप इनपुट में भी आप देखें कि ये एक फिक्स्ड वैल्यू के ऊपर, फिक्स्ड मैग्नीट्यूड के ऊपर रहती है एज टाइम टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. सो ये ए वैल्यू के ऊपर ही इसकी जो रिस्पॉन्स है वो इनपुट का बेसिकली वो ए के ऊपर ही मैग्नीट्यूड पे रहेगा. सो स्टेप इनपुट इज वन टाइप ऑफ बाउंडेड इनपुट कि ये एक फिक्स्ड वैल्यू पर बाउंड है, उस फिक्स वैल्यू से बाहर नहीं जा रही या बढ़ नहीं रही, अनबाउंड नहीं हो रही. इसी तरह से हम इम्पल्स इनपुट सिग्नल की बात करें तो इम्पल्स इनपुट सिग्नल भी एक बाउंडेड इनपुट सिग्नल है. सो इसमें भी हम देखें तो बेसिकली ये डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो है ये इम्पल्स इनपुट जो है वो मैग्नीट्यूड अपना मैक्सिमम करेगा अप टू ए और उसके बाद साथ ही जीरो हो जाएगा. सो इसकी हमने बात की थी कि इम्पल्स इनपुट इज जस्ट लाइक इम्पैक्ट इन मैकेनिक्स. सो मैकेनिक्स में हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से इम्पल्स इनपुट है फॉर वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा और फिर ये जीरो हो जाएगा. सो ये भी बाउंडेड इनपुट है कि ये भी जो सा वो अनबाउंड नहीं हो रही, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इन्फिनिटी की तरफ ये इन्फिनिटी की तरफ नहीं जा रही, बढ़ नहीं रही. सो ये दो जो हमारे पास बेसिकली हैं ये बाउंडेड इनपुट्स की एग्जांपल हैं. इसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर हम डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज ए इनपुट फंक्शन यूज करें, सो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज आल्सो अ बाउंडेड सिग्नल. सो इसको भी हम एज ए बाउंडेड इनपुट यूज कर सकते हैं, ये बाउंडेड सिग्नल है क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो बेसिकली वो जो करेक्टरिस्टिक्स रूट है वो एल एच पी में है. सो इस एल एच पी के रूट्स की वजह से ई रेस्ट पावर माइनस ए टी का डिकेस में आएगा और ये भी टाइम टी जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये भी एक फिक्स बॉन्ड में है, एक फाइनाइट वैल्यू के ऊपर जा रही है, इनफाइनाइट नहीं हो रही. ठीक है. सो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल कैन आल्सो बी यूज एज द बाउंडेड इनपुट. और इसी तरह से एक और हमने जो इनपुट सिग्नल पढ़ा था दैट वाज रैंप इनपुट. सो रैंप इनपुट इज द ओनली इनपुट सिग्नल, ये एक जनरली यूज्ड इनपुट सिग्नल्स में से एक ऐसा इनपुट सिग्नल है जो कि अनबाउंडेड इनपुट है. सो अनबाउंडेड किस तरह से है कि जैसे जैसे हमारे पास टाइम, हमने देखा था रैम इनपुट के अंदर टाइम का जो सा वो फैक्टर आ रहा है जिसकी वजह से ये कांस्टेंट स्लोप के साथ इंक्रीज करता जाएगा मैग्नीट्यूड. सो जैसे जैसे टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये आर टी की वैल्यू जो सा वो भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी. सो दैट्स वाई रैंप इनपुट इज नॉट अ बाउंडेड इनपुट, ये अनबाउंडेड इनपुट है. सो रैंप इनपुट को बिल्कुल भी हम जो सा वो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते. सो क्योंकि ये एक अनबाउंडेड इनपुट है.
इसी तरह से अगर हम और अनबाउंडेड इनपुट्स की बात करें, कोई भी हमारे पास लेट से कि इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है, इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल भी अनबाउंडेड सिग्नल है, ये भी एज ए अनबाउंडेड इनपुट काम करेगा। इसी तरह से अगर हम जो सा वो इंक्रीजिंग साइनोसाइड की बात करें, ये भी अनबाउंडेड सिग्नल है, ये भी अनबाउंडेड इनपुट के तौर पे काम करेगा। तो ऑल दीज काइंड्स ऑफ सिग्नल्स आर नॉट सुटेबल फॉर चेकिंग एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। इसी तरह से अगर हम अदर बॉन्डेड सिग्नल्स की बात करें, तो एक मार्जिनली बॉन्डेड हम सिग्नल की बात करें, तो एक हमारे पास अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे अगर कोई कॉज वेव या साइन वेव है आती है, तो ये भी एक मार्जिन में बॉन्डेड ही है, क्योंकि ये देखें कि ये एक ही मार्जिन पे रहेगी, ये ना एक्सपैंड हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है। ये भी एक बाउंडेड सिग्नल के तौर पे यूज हो सकती है, लेकिन जनरली हम इसको एज ए इनपुट सिग्नल यूज नहीं करते। इसके अलावा डिकेइंग अगर साइनोसाइड है, तो डिकेइंग साइनोसाइड भी एक जो सा वो बॉन्डेड सिग्नल की एग्जांपल है। ये भी एज ए बॉन्डेड इनपुट तौर पे यूज हो सकती है, लेकिन जनरली हम इनको यूज नहीं करते। तो जनरली हमारे पास यूज होने वाली जो बाउंडेड इनपुट्स हैं, वो हमारे पास स्टेप इनपुट है और इम्पल्स इनपुट है। ठीक है, और इसमें भी हम इम्पल्स इनपुट को ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ये काफ़ी सिंपल है कि जब इसका इसका हम लप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 आ जाता है। ओके, ये एज सच कोई नया पोल जो है वो सिस्टम एंटर नहीं करता, इसलिए इम्पल्स इनपुट जो है वो ज़्यादा यूज़ की जाती है। फॉर अ सिस्टम टू हैव एक्सटर्नल और बीबो स्टेबिलिटी, तो ज़रूरी है कि उसका ज़ीरो स्टेट रिस्पॉन्स, ये ज़ीरो स्टेट रिस्पॉन्स जो है वो बाउंडेड आउटपुट शो करे विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी बाउंडेड इनपुट। आर ऑफ एस शुड बी बाउंडेड इनपुट। उसके हिसाब से जो ज़ीरो स्टेट रिस्पॉन्स है, ये भी अगर बाउंडेड आउटपुट आती है, देन वी कैन से दैट सिस्टम इज एक्सटर्नली स्टेबल और बीबो स्टेबल। फॉर बीबो स्टेबिलिटी, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स को बाउंडेड होना चाहिए। अगर हम रिस्पॉन्स को फोर्स्ड रिस्पॉन्स और नेचुरल रिस्पॉन्स की फॉर्म में देखें, तो तब भी हम यही बात करते हैं कि फॉर एनी बाउंडेड इनपुट, फोर्स्ड रिस्पॉन्स शुड बी बाउंडेड। हमें पता है कि फोर्स्ड रिस्पॉन्स इनपुट सिग्नल की वजह से ही आता है, तो अगर इनपुट बाउंडेड होगी, तो फोर्स्ड रिस्पॉन्स को भी बाउंडेड होना चाहिए। इसी तरह से बीबो स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि नेचुरल रिस्पॉन्स भी बाउंडेड हो आउटपुट के केस में। ठीक है, नेचुरल रिस्पॉन्स को भी जीरो को डिके करना ज़रूरी है। तो फोर्स्ड और नेचुरल रिस्पॉन्स दोनों को जो सा वो बाउंडेड होना चाहिए फॉर एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। इन दिस केस, अगर हमने बाउंडेड इनपुट और फोर्स रिस्पॉन्स की भी बात करनी है, तो हम कोशिश करते हैं कि सिस्टम को सिंपल रखा जाए। तो फॉर सिंप्लिसिटी हम बात करते हैं कि फॉर बीबो स्टेबिलिटी, जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ आउटपुट शुड डिके टू जीरो। ओके, अब हम जीरो स्टेट रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं विद इम्पल्स इनपुट। इम्पल्स इनपुट इज द सिंपलेस्ट इनपुट, और जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर सिस्टम का आउटपुट का जो सा वो डिके टू जीरो कर रहा है या वो बाउंडेड है, तो वी कैन से दैट सिस्टम इज बीबो स्टेबल। जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए आर ऑफ एस हमने इम्पल्स इनपुट रखी है। क्यों? क्योंकि आर ऑफ एस अगर इम्पल्स इनपुट होगी, तो इसकी वजह से कोई नया पोल ऐड नहीं हो रहा सिस्टम के अंदर। तो जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स जो हमारे पास होगा, उसमें आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंड आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1 होते ही दैट मीन्स के जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो हमारा ट्रांसफर फंक्शन के इक्वल होगा। ओके, यहाँ पे देखें, ट्रांसफर फंक्शन इनटू आर ऑफ एस होता है जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। तो जब आर ऑफ एस 1 हो जाएगा ड्यू टू इम्पल्स इनपुट, तो देन जीरो स्टेट रिस्पॉन्स जो कि अब जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स हो चुका हुआ है, दैट इज ओनली इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन। फॉर एक्सटर्नल स्टेबिलिटी और बीबो स्टेबिलिटी, हमें बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन को देखना है। दिस ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली नॉट डिफाइंस दी बीबो स्टेबिलिटी, क्योंकि इनपुट को हमने जो सा वो ऑलरेडी एक बाउंडेड इनपुट फिक्स कर लिया कि हम बाउंडेड इनपुट स्टैंडर्ड इम्पल्स इनपुट यूज कर रहे हैं। ट्रांसफर फंक्शन के केस में अब हम देखेंगे, तो बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू जो भी हमारे पास पोल्स आ रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्स बन रहा है, जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स ये होगा। तो जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स की आउटपुट को बाउंडेड होना चाहिए, ये जीरो को डिके करे। इसमें देखें तो इसमें क्या ज़रूरी है, न्यूमिनेटर में हमारे पास जीरोस हैं,
So numerator is basically zeros in transfer function, और डिनोमिनेटर करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल है जो कि पोल्स हैं. ओके, सो ट्रांसफर फंक्शन में पोल्स और जीरोस हैं. सो अब जब हमें ट्रांसफर फंक्शन के साथ मतलब जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस को देखना है, तो बेसिकली हमें पूरे ट्रांसफर फंक्शन को देखना है कि इसमें पोल्स और जीरोस की अगर कोई कैंसिलेशन होती है तो वो भी हो जाए, और उसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग पोल्स बचेंगे, सो दोज रिमेनिंग पोल्स बेसिकली विल जनरेट द जीरो स्टेट impulse response transfer function के अंदर. So for Bibo stability, we will see the transfer function in detail. So that's how we will define Bibo stability based upon zero state impulse response. So सिस्टम की इंटरनल स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हमें उसके जीरो इनपुट रिस्पांस को देखना है, और जीरो इनपुट रिस्पांस में हमारे पास जो चीज़ है देखने वाली, दैट इज करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल. सो वी विल ओनली चेक दी करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल कि ये कैसा है, करेक्टरिस्टिक्स रूट्स कैसे हैं. सो उसकी बेस पे हम जो है वो इंटरनल या एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी डिफाइन करेंगे. वाइल फॉर एक्सटर्नल और बीबो स्टेबिलिटी हमें हमेशा जो है वो सिस्टम का जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस देखना है, विच इज ऑलवेज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन. सो एक्सटर्नल और बीबो स्टेबिलिटी के हमें कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन को देखना है कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है. इन अदर वर्ड्स वी आर सेइंग दैट जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस को हम देख रहे हैं, और अगर ट्रांसफर फंक्शन जो है वो स्टेबल रिस्पांस शो करता है, सो हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल या बीबो स्टेबल होगा सिस्टम. सो अगर हमारे पास सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन ही अवेलेबल हो, तो इस ट्रांसफर फंक्शन की ही बेस पे हम दोनों स्टेबिलिटीज को चेक कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये ट्रांसफर फंक्शन, फर्स्ट ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, तो अगर हमें इसकी इंटरनल स्टेबिलिटी देखनी है, तो फॉर इंटरनल स्टेबिलिटी वी हैव टू चेक जीरो इनपुट रिस्पांस. सो जीरो इनपुट रिस्पांस को डिके करना जरूरी है. तो जीरो इनपुट रिस्पांस के लिए हमें हमें पता है कि जीरो इनपुट रिस्पांस में इनिशियल कंडीशंस होती हैं, इनपुट जीरो होती है. सो दैट्स व्हाई इस ट्रांसफर फंक्शन से अब हमें सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल को ही उठाना है, सिर्फ इसी को देखना है. तो ऊपर जो नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस है, हमें पता है कि नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस विल ओनली चेंज द मैग्नीट्यूड. सो दैट्स व्हाई हमने देखें कि यहाँ पे हमने जो करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल के रूट्स थे उनकी बेस पे हमने फंक्शंस देखे हैं कि एक ई रेस्ट पावर माइनस टू टी का फंक्शन होगा, और एक एस प्लस थ्री की फैक्टर की वजह से ई रेस्ट पावर माइनस थ्री टी का फैक्टर होगा. बाकी जो ऊपर नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस है, दे विल ओनली रिजल्ट इनटू डिफरेंट K1 और K2 वैल्यूज. ओके, K1 और K2 की वैल्यू डिफरेंट होंगी, बाकी ओवरऑल रिस्पांस के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा. सो हमें कंप्लीटली जीरो इनपुट रिस्पांस भी निकालने की जरूरत नहीं है. सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स को देखते हुए हम जो सा वो जीरो इनपुट रिस्पांस देख सकते हैं कि वो कैसा होगा. सो हेयर वी सी के ई रेज़ पावर माइनस थ्री टी भी डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, ई रेज़ पावर माइनस टू भी डिकेइंग टू टी भी डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है. सो दैट मीन्स के जीरो इनपुट रिस्पांस इज कंप्लीटली डिकेइंग. सो जीरो इनपुट रिस्पांस अगर कंप्लीटली डिके कर रहा है, तो वी कैन से दैट दिस सिस्टम इज इंटरनली स्टेबल और एसिम्प्टोटिकली स्टेबल. और अगर हमें इसकी एक्सटर्नल स्टेबिलिटी को देखना है, तो देन वी हैव टू सी जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस. और जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस में हमें कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन को देखना है. सो इन दिस कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन अगर हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करें, तो ये दो पार्शियल फ्रैक्शंस हमारे पास बनेगी. सो दिस factor will generate e raised to power minus 3t function, and this factor generates e raised to power minus 2t function. सो बेशक अगर हम यहाँ पे ये रेजिड्यूज ना भी फाइंड आउट करें, तो स्टिल वी कैन सी दैट जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस जो है वो डिके कर रहा है टू जीरो. सो इन दिस वे वी कैन से दैट this system is both asymptotic stable and Bibo stable due to zero input and zero state impulse response. So asymptotic stable due to zero input response and Bibo stable due to zero state impulse response. So second example देखें तो इस ट्रांसफर फंक्शन को, इस ट्रांसफर फंक्शन में अगर हम इंटरनल स्टेबिलिटी की बात करें, तो जीरो इनपुट रिस्पांस में हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स आ रहे हैं, एस माइनस टू का फैक्टर है और एक एस प्लस थ्री का फैक्टर है. तो एस माइनस टू के फैक्टर की वजह से जो पोल है वो आर एच पी में पोल आ रहा है, एस इज इक्वल टू
+2 का ये पोल होगा, सो जिसकी वजह से इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल ई रेज पावर 2t का फैक्टर आया, और इस फैक्टर की वजह से ई रेज पावर -3t का फैक्टर आ गया LHP का। नाउ इन दिस जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, सो इस इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल की वजह से जीरो इनपुट रिस्पॉन्स जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, वो डिके नहीं करेगा। सो हेंस वी कैन से दैट if zero input response is not decaying, so then this system is basically asymptotically unstable या internally unstable। और इसी तरह से अगर हम बात करें इसके जीरो इसकी एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की, सो फॉर दैट जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स शुड बी बॉन्डेड। तो यहाँ पे अगर हम कंप्लीट, अब हम पूरे ट्रांसफर फंक्शन को देखते हैं, तो कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन को देखें तो बेसिकली एक इसमें जीरो है RHP के अंदर, और अगेन एक पोल है RHP में, और एक पोल है LHP में। तो अगेन ये हमारे पास बिल्कुल उसी तरह का ही जीरो इनपुट रिस्पॉन्स की तरह का ही जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, सिर्फ रेजिड्यूज डिफरेंट होंगे एज कंपेयर टू जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। ओके, सो यहाँ पे भी देखें तो ई रेज पावर +2t के जो फैक्टर है, इसकी वजह से ये इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल होगा, तो जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स भी अनबाउंडेड आउटपुट को शो कर रहा है। सो हमने क्योंकि इसको इम्पल्स इनपुट दी है, बाउंडेड इनपुट दी है, लेकिन बाउंडेड इनपुट के साथ भी ये अनबाउंडेड आउटपुट शो कर रहा है, तो ये बीबो स्टेबल भी नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज बोथ asymptotic unstable and Bibo unstable due to obviously zero input response and zero state impulse response respectively। सो जरूरी नहीं है कि दोनों स्टेबिलिटीज जो सी है या तो स्टेबल हों या दोनों ही अनस्टेबल हों, दे कैन वेरी ऑल्सो। हो सकता है कि एक सिस्टम इंटरनली अनस्टेबल हो लेकिन वो एक्सटर्नली स्टेबल हो। सो ये एग्जांपल इसकी हम देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल थर्ड ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास ये है। सो इस ट्रांसफर फंक्शन को अगर हम देखा जाए तो इसकी इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए जीरो इनपुट रिस्पांस निकालें तो वी विल ओनली सी द कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स। तो अगेन यहाँ पे एक RHP पोल है, सो जिसकी वजह से इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल आ गया ई रेज़ पावर 2t का, तो इंटरनली ये सिस्टम अनस्टेबल हो गया। लेकिन अगर हम जो सा वो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी में जीरो इम्पल्स रिस्पांस की जब बात करेंगे, सो देन वी विल सी कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन। सो जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस में कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन देखेंगे। अब कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक RHP में जो सा वो सेम जगह पे एक जीरो है, और उसी सेम जगह पे एक पोल भी है। सो ये पोल और जीरो जो सा है वो कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन में कैंसल आउट करते हैं एक दूसरे को, एंड द रिमेनिंग ट्रांसफर फंक्शन विच विल बी लेफ्ट, दैट विल ओनली बी 2/s+3 ट्रांसफर फंक्शन। सो सिर्फ हमारे पास ये चीज रह जाएगी, ये चीज जीरो हो जाएगी। सो अब जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो बेसिकली 2/s+3 के इक्वल है। सो अगर इसको हम टाइम डोमेन में कन्वर्ट करें इनवर्स लाप्लास लेके, तो जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स हमारे पास 2 इंटू ई रेज़ पावर -3t आएगा, जो कि डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है। सो इम्पल्स बाउंडेड इनपुट के साथ जीरो स्टेट रिस्पॉन्स जो है वो बाउंडेड आउटपुट शो कर रहा है। सो दिस सिस्टम इज बीबो स्टेबल। सो दिस इज एन एग्जांपल कि जब हमारे पास सिस्टम जो है वो इंटरनली अनस्टेबल है ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ओनली, बट एक्सटर्नली ये स्टेबल है ड्यू टू कैंसलेशन ऑफ RHP पोल बाय RHP जीरो। सो इस तरह के केसेस हमारे पास एग्जिस्ट कर सकते हैं कि जब हमारे पास इंटरनली सिस्टम अनस्टेबल होगा ड्यू टू ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स, बट जब हम बाउंडेड आउट बीबो स्टेबिलिटी की बात करेंगे, जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स की, तो जो हमारे पास RHP पोल है उसको कैंसिल करने के लिए कोई ना कोई RHP जीरो अवेलेबल है, तो देन हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम बीबो स्टेबल होगा। सो इसी तरह से अगर हम बात करें कि कोई ऐसा केस हो सकता है कि एसिम्प्टोटिकली सिस्टम स्टेबल हो बट बीबो अनस्टेबल हो जाए। सो दैट इज द पॉसिबिलिटी के अगर सिस्टम के हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स रूट सारे RHP में LHP में हो, तो सिस्टम इंटरनली तो स्टेबल है, लेकिन अगर तो बीबो अनस्टेबल होने का सिर्फ एक ही केस है कि अगर हम इसको बाउंडेड इनपुट ना दें। तो अगर हम इसको अनबाउंडेड इनपुट देंगे तो देन दिस internally stable system can be externally unstable, because कि हमने अगर इसको अनबाउंडेड इनपुट दिया तो अनबाउंडेड इनपुट के साथ जो भी पोल एंटर होगा वो बेसिकली इसके फाइनल रिस्पॉन्स को भी
अनबाउंडेड कर देगा। सो ये जनरली केस हो सकता है जो कि हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हम सिर्फ वीबो स्टेबिलिटी की बात करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट इंटरनल स्टेबिलिटी एंड वीबो स्टेबिलिटी के हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरनल और वीबो स्टेबिलिटी के। सो रिमेंबर के ज़रूरी नहीं है कि हम रेजिड्यूज को कैलकुलेट करें इन जीरो इम्पल्स रिस्पांस या जीरो स्टेट इम्पल्स, जीरो इनपुट रिस्पांस या जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस। सो सिर्फ हमें बेसिकली देखना है कि जीरो इनपुट रिस्पांस में हमें सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स रूट्स को देखना है, और जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस में हमें कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन को देखना है। एंड इन केस कि यहाँ पे कोई पोल जीरो कैंसिलेशन है तो उसको ज़रूर इनकाउंटर करते हुए हम कंप्लीट जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस को देखें कि वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। सो दीज आर फ्यू स्टेबल रिस्पॉन्सेज। सो इन स्टेबल रिस्पॉन्सेज में अगर देखें तो इनके तमाम करेक्टरिस्टिक्स रूट्स LHP में हैं। ओके, सो LHP में करेक्टरिस्टिक्स रूट्स होने की वजह से इनके अंदर e रेज़्ड पावर माइनस AT का फैक्टर आ रहा है। सो दिस e रेज़्ड पावर माइनस AT फैक्टर विल फोर्स द सिस्टम टू डिके टू जीरो। सो स्ट्रिक्टली जब हम स्टेबल सिस्टम्स की बात करते हैं तो कन्वेंशनली हम यही बात करते हैं कि रिस्पॉन्स हमेशा जीरो को डिके कर रहा होता है। सो जिस तरह से हम इन तीनों केसेस में देखें कि रिस्पॉन्स इज फाइनली डिकेइंग टू जीरो। तो अगर हमारे पास सारे पोल्स LHP में हैं तो सिस्टम इज कंप्लीटली स्टेबल। और अगर हम इसको ऑब्वियसली ये इंटरनली स्टेबल है, और अगर हम इसको कोई भी बाउंडेड इनपुट देते हैं तो तब भी ये स्टेबल ही रहेगा, क्योंकि बाउंडेड इनपुट जितनी भी हैं हमने देखा है कि अगर बाउंडेड इनपुट हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बाउंडेड इनपुट देते हैं तो वो सिंपली यहाँ पे एक LHP में एक पोल एंटर कर देगा, या इस तरह से अगर एक्सपोनेंशियल देते हैं। सो यहाँ पे भी LHP में भी इस पोल के एंटर होने की वजह से सिर्फ इसमें एक और ई रेज़ पावर माइनस समथिंग की जो सा वो फैक्टर इंक्लूड होगा इन रिस्पॉन्सेज में। बट ये सारे के सारे रिस्पॉन्सेज फाइनली इसी तरह से जीरो को ही डिके कर रहे होंगे। और इसी तरह से अगर हम बाउंडेड इनपुट में स्टेप इनपुट की बात करते हैं तो स्टेप इनपुट हार्डली जो है वो क्या करेगा कि एक पोल जो सा वो रीजन पे आ जाएगा, 1/s होता है स्टेप इनपुट का। तो ओरिजिन पे पोल आने की वजह से भी अब जब ये नेचुरल रिस्पॉन्स डिके करेगा तो फोर्स्ड रिस्पॉन्स जो है वो बेसिकली जो स्टेप इनपुट हमने दी है इसको, जो इन बाउंडेड इनपुट है तो स्टेप इनपुट को फॉलो करना शुरू कर देगा। सो ऑल दीज केसेस में इसी तरह से ये होगा कि नेचुरल रिस्पॉन्स खत्म होने के बाद फाइनली फोर्स्ड रिस्पॉन्स इसी बाउंडेड इनपुट के ऊपर आएगा जो भी हमने इसको दी है। सो if all roots are in LHP, so then system is completely stable internally, and also for bonded inputs ये externally भी stable होगा। सो अगर कोई एक भी करेक्टरिस्टिक्स रूट हमारे पास RHP में आ जाता है, सो RHP में रूट आने का मतलब है कि सिस्टम जो है वो इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल शो करेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं e रेज़ पावर प्लस 80, e रेज़ पावर प्लस 80, इसी तरह से यहाँ पे भी e रेज़ पावर प्लस 80 है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल e रेज़ पावर प्लस 80 देख रहे हैं। सो e रेज़ पावर प्लस 80 इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल की वजह से ये हमेशा अनबाउंडेड आउटपुट शो करेंगे या इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल शो कर रहे होंगे। तो इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल के केस में अब जब ये इंटरनली अनस्टेबल हो गया है तो आप इसको कोई बाउंडेड इनपुट भी दे देंगे तो स्टिल e रेज़ पावर प्लस 80 का जो फैक्टर है वो हमेशा इसको अनबाउंड करता जाएगा। तो बाउंडेड इनपुट के साथ भी अनस्टेबल सिस्टम्स हमेशा अनबाउंडेड ही रहेंगे। और इसी तरह से अगर RHP अनस्टेबिलिटी का एक और केस भी हो सकता है कि अगर RHP रूट ना भी हो, फॉर एग्जांपल जैसे ये केस है, अब ये ओरिजिन पे डबल पोल्स हैं और ये देखें तो ये भी इमेजिनरी एक्सिस पे डबल पोल्स हैं। तो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर भी जब डबल पोल्स आ रहे हैं, ये केस भी हो गया, ये भी, इन दोनों में भी इमेजिनरी एक्सिस पे, तो इनकी वजह से भी डबल पोल आने की वजह से यहाँ पे टाइम का फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी टाइम का फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे भी टाइम का फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया। तो टाइम का फैक्टर मल्टीप्लाई होने की वजह से इसमें कांस्टेंट राइज आना शुरू हो गया और स्टिल ये अनबाउंड हो गया। और इसको भी अगर आप कोई भी बाउंडेड इनपुट भी दे देते हैं तो तब भी ये स्टिल जो सा वो इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ही रहेगा, कांस्टेंट इंक्रीजिंग ही रहेगा, तो ये अनबाउंडेड ही रहेगा और ये अनस्टेबल रिस्पांस कंसिडर होंगे। सो दीज आर द केसेस जो हमारे पास अनस्टेबल रिस्पॉन्सेज के हो सकते हैं कि RHP में पोल्स आ जाएं, ठीक है, और या हमारे पास डबल रूट्स एग्जिस्ट करते हों इन RHP और ऑन इमेजिनरी एक्सिस।
तो इमेजिनरी एक्सिस या आरएचपी में डबल रूट्स की वजह से भी जो सा वो सिस्टम्स अनस्टेबल रिस्पॉन्सेज को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास केस आया था मार्जिनली स्टेबल रिस्पॉन्सेज का। तो मार्जिनली स्टेबल रिस्पॉन्सेज में आप देखें कि अगर हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स रूट्स इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर हों, फॉर एग्जांपल इस तरह से इमेजिनरी एक्सिस पे है और एक ये पोल ओरिजिन पे, तो जब भी एक पोल होगा तो हमने ये बात पहले भी की हुई है कि वो हमेशा रियल एक्सिस के ऊपर होगा, और जब भी रियल एक्सिस से हट के पोल्स होंगे तो हमेशा वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे, जिस तरह आप ये देख रहे हैं। ओके, सो रियल एक्सिस से हट के हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स होंगे, और अकेला एक पोल है तो वो हमेशा रियल एक्सिस पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी रियल एक्सिस पे होने के, ये रियल एक्सिस पे है तो उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो ये इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर भी है, और ये भी दोनों पोल्स इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर है। तो इमेजिनरी एक्सिस इज काइंड ऑफ अ बाउंड्री बिटवीन स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी। सो इमेजिनरी एक्सिस के लेफ्ट के ऊपर जो सा वो स्टेबिलिटी है, ओके, ड्यू टू एलएचपी रूट्स, और इमेजिनरी एक्सिस के राइट के ऊपर अनस्टेबिलिटी है। सो बेसिकली इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर जो भी रूट्स आएंगे ये मार्जिनली स्टेबल रिस्पांस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अनडैम्प्ड नेचुरल रिस्पांस है। सो ये अनडैम्प्ड है, इसमें कोई भी डैम्पिंग नहीं है, तो ये एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड के ऊपर ये प्योर साइनोसाइड चलती जाएगी विद ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली अब इसको हम मार्जिनली स्टेबल इसलिए कह रहे हैं कि ये ऑब्वियसली स्टेबिलिटी की डेफिनेशन पे पूरा तो नहीं उतरती, बिल्कुल ये जीरो को डिके नहीं कर रही है, जीरो पे तो कभी भी डिके नहीं करेगी, लेकिन स्टिल ये है कि ये एक बाउंड के दरमियान है। ठीक है, सो ये जो एक बाउंड्रीज का बाउंड है, एक वैल्यूज का बाउंड है, इस बैंड के अंदर अंदर रहेगी हमेशा, इस बैंड से बाहर नहीं जा रही। सो ये अनबाउंडेड नहीं है, सो दैट्स वाई, और कंप्लीटली जो सा वो डिके भी नहीं कर रही, तो इसलिए हम इसको, क्योंकि ये बिल्कुल अनबाउंडेड नहीं है, तो दैट्स वाई वी आर सेइंग इट एज मार्जिनली स्टेबल। सो ये एक मार्जिन के ऊपर स्टेबल है। ओके, सो ये मार्जिनली स्टेबल रिस्पांस होगा। और इसी तरह से जो अगर ओरिजिन के ऊपर पोल आ रहा है तो वो भी इमेजिनरी एक्सिस पे पोल है, तो इसको भी नॉर्मली हम स्टेप रिस्पांस को भी हम नॉर्मली मार्जिनली स्टेबल के केस में ले रहे होते हैं। सो ये भी हम मार्जिनली स्टेबल का केस इसको कह देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें कि इसको हमने बात की है कि स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि उसको कोई भी बाउंडेड इनपुट दें तो रिस्पांस जो सा वो अनबाउंडेड नहीं होना चाहिए, हमेशा जो सा वो बाउंडेड ही रहे। लेकिन अगर इस केस को देखें तो एक अगर तो हम इस सिस्टम को, फॉर एग्जांपल इसके ट्रांसफर फंक्शन की बात करें तो ट्रांसफर फंक्शन इसका होगा 1/s, एक ही पोल है s इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो अगर हम इसकी जो सा वो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की बात करें, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी की, तो इम्पल्स जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस ट्रांसफर फंक्शन के इक्वल होता है। सो दैट इज ओके, इसका जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस भी इसी के इक्वल ही होगा, तो तब तो ये ऐसा ही रिस्पांस शो कर रहा है, नाउ दिस इज वीवो स्टेबल। लेकिन अगर हम एक और बाउंडेड इनपुट, अगर हम स्टेप इनपुट की ही बात करते हैं, अगर हम इसको जो सा वो हम आर ऑफ एस जो है वो स्टेप इनपुट दे देते हैं, 1/s दे देते हैं, सो तब जब ये टी एस इंटू आर ऑफ एस होगा तो अब जो इसका जो आउटपुट आनी है, सो वो आउटपुट 1/s², इसमें तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आ गया, तो डबल रूट्स हो गए। सो एक्चुअली यहाँ पे ही एक और रूट एग्जिस्ट करेगा, तो डबल रूट होते ही हमने देखा है कि ये बेसिकली जो सा वो इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल शो इंक्रीजिंग कांस्टेंट इंक्रीज शो करना शुरू कर देगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। सो दैट्स वाई हम इसको मार्जिनली स्टेबल कह रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ हर तरह की बाउंडेड इनपुट के लिए जो सा वो बाउंडेड आउटपुट शो नहीं कर रहा। सो स्टेप इनपुट अगर एक जो बाउंडेड इनपुट है वो दें तो उसके लिए अनबाउंडेड हो जाता है, लेकिन अगर इसको हम इम्पल्स इनपुट बाउंडेड इनपुट देते हैं तो तब ये इसी तरह से ही रहता है, तो बाउंडेड आउटपुट शो करता है। सो दैट्स वाई इसको नॉर्मली हम स्टेप रिस्पांस को भी जो सा वो मार्जिनली स्टेबल के अंदर कंसिडर कर लेते हैं। ओके, अदरवाइज जो सा अगर हम सिर्फ इम्पल्स रिस्पांस की बात करें, सो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ स्टेबल सिस्टम. So these are some problems in which you have to define different systems
as stable, marginally stable or unstable from asymptotic and Bibo viewpoints. Okay, so अब हम आपने देख लिया होगा कि asymptotic या Bibo stability के लिए हमें किन किन चीज़ों को देखना है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट ट्रांसफर फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी के लिए हम देखें तो एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी में जो है वो ये बेसिकली एक पोल जो है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स रूट्स आ रहा है जो कि आर एच पी में है, जिसकी वजह से ई एस प्लस थ्री टी का फैक्टर बनेगा। सो इस फैक्टर की वजह से ये जो सा वो एसिम्प्टोटिकली अनस्टेबल है। लेकिन अगर हम इसी की बीबो स्टेबिलिटी की बात करें तो बीबो स्टेबिलिटी के केस में जो सा वो कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन को जब हम देखेंगे तो कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन में प्लस थ्री के ऊपर जो सा वो आर एच पी में एक जीरो भी है और पोल भी है, तो ये दोनों पोल जीरो कैंसिलेशन होने के बाद जो सा वो बाकी जो हमारे पास पेयर बचा उसमें ई रेस टू पावर बेसिकली -1 आर एल एच पी में डबल रूट्स हैं एट आर इज एट रियल एक्सिस ऑन -1। सो जिसकी वजह से हमारे पास फैक्टर जो बन रहा होगा वो बेसिकली ई रेस टू पावर माइनस टी का एंड प्लस टी ई रेस टू पावर माइनस टी का फैक्टर बन रहा होगा विद सम रेजिड्यूज। ओके, सो इसको देखें तो हम इसकी वजह से बेसिकली अब जो सा ये जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस जो है वो स्टेबल है, तो बाउंडेड इनपुट की वजह से बाउंडेड आउटपुट आ रही है। सो ये भी वो स्टेबल है। ठीक है, सो इसी तरह से इन बाकी एग्जांपल्स को देखें तो अब इस एग्जांपल के केस में अगर हम देखें तो इसके केस में भी जो सा वो ये जो यहाँ पे -2 का फैक्टर आ रहा है, तो इस -2 के कोफिशेंट की वजह से जो सा वो एक आर एच पी रूट इसमें ज़रूर आएगा। सो उस आर एच पी रूट आने की वजह से ये एसिम्प्टोटिकली अनस्टेबल हो गया। आप इसको फर्दर सॉल्व करके देख सकते हैं। और इसी वजह से जब हम इसको बाउंडेड इनपुट भी देते हैं तो ऊपर हमारे पास कोई जीरो भी ऐसा नहीं है जो कि इस पोल को कैंसिल करता हो, तो ये बीबो अनस्टेबल भी है। इसी तरह से ये जो थर्ड केस है, थर्ड केस में हम देखें तो हमारे पास एक ई रेज़ टू पावर -10 टी का फैक्टर है जो कि इस फैक्टर की वजह से आएगा ई रेज़ टू पावर -10 टी, और इसी तरह से एस स्क्वायर प्लस 9। सो ये जो है हमारे पास दो रूट्स जो के हैं वो एक +3 आयोटा के ऊपर है और एक -3 आयोटा के ऊपर है। सो +3 आयोटा और -3 आयोटा। सो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर जो सा वो कॉन्जुगेट पेयर्स आ रहे हैं एस स्क्वायर प्लस 9 के फैक्टर की वजह से। सो जब ई रेज़ टू पावर -10 टी डिके कर जाएगा तो उसके बाद जो है वो इन दो कॉन्जुगेट पेयर्स की वजह से रिस्पॉन्स जो है वो अनडैम्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी के ऊपर ऑसिलेट करता रहेगा। तो ये बेसिकली मार्जिनली स्टेबल का केस है। सो दिस इज मार्जिनली स्टेबल सिस्टम इंटरनली। और इसी तरह से अगर हम इसको बाउंडेड इनपुट भी कोई देते हैं तो उसके हिसाब से भी ये मार्जिनली स्टेबल ही रहेगा कि क्योंकि बाउंडेड इनपुट का इफेक्ट खत्म होते ही फाइनली जो सा इसका रिस्पॉन्स फोर्स्ड रिस्पॉन्स यही आना शुरू हो जाएगा जो कि फाइनल एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसका नेचुरल रिस्पॉन्स डिके ही नहीं कर रहा कभी, तो हमेशा इसका नेचुरल रिस्पॉन्स रहेगा। ओके, सो इसलिए ये मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है। सो इसी तरह से बाकी सिस्टम्स को भी हम देखें तो यहाँ पे इन फैक्टर्स को जो है वो इस तरह से देखा जा सकता है। सो यहाँ पे देखें तो एस केयर का फैक्टर इसमें आ रहा है। तो अगर हम सिर्फ इंटरनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो सिर्फ हम करेक्टरिस्टिक्स रूट्स को देखेंगे। अब s+6 की वजह से तो ई रेज़ टू पावर -6t का डिकेइंग एक्सपोनेंशियल आ रहा है, लेकिन एस केयर की वजह से ओरिजिन के ऊपर दो पोल आ गए हैं, रिपीटेड रूट आ गया एट ओरिजिन, तो जिसकी वजह से ये अनस्टेबल सिस्टम रिप्रेजेंट करेगा। इंक्रीजिंग जो सा वो इंक्रीजिंग कांस्टेंट इंक्रीजिंग आना शुरू हो जाएगा। सो दैट्स वाई ये इंटरनली अनस्टेबल है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन में देखें तो जहाँ पे हमारे पास एस ओरिजिन के ऊपर दो पोल्स हैं तो वहीं ओरिजिन के ऊपर दो जीरोस भी हैं, तो ये ओरिजिन पे पोल्स और जीरोस कैंसल आउट कर देंगे, तो यहीं पे दो जीरोस भी हैं तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। एंड रिमेनिंग हमारे पास सिर्फ जो सा वो एक जीरो -2 के ऊपर है और एक पोल -6 के ऊपर है। सो जिसकी वजह से बीबो जो इसका स्टेबिलिटी है वो स्टेबल होगा। सो इसी तरह से अगर हम फिफ्थ ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं तो इस ट्रांसफर फंक्शन के अंदर जो है हमारे पास
करेक्टरिस्टिक्स रूट्स जितने भी आ रहे हैं वो दोनों LHP रूट्स हैं। सो जिसकी वजह से इंटरनली तो सिस्टम स्टेबल है और बाउंडेड इनपुट इम्पल्स इनपुट के साथ भी ये सिस्टम बाउंडेड आउटपुट या स्टेबल रिस्पॉन्स ही शो करेगा। सो दैट्स वाई ये इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों स्टेबल है। सो ये एक सिनेरियो इस तरह का है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि बेसिकली ये फैक्टर तो ई रेज़ पावर प्लस ई रेज़ पावर माइनस 6t का फैक्टर शो कर रहा है, लेकिन s² + 4 जो फैक्टर है, बेसिकली s²+4 का मतलब है कि हमारे पास +2 आयोटा और -2 आयोटा के ऊपर जो है वो कॉन्जुगेट पेयर्स है, लेकिन s²+4 का भी आगे स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि s²+4 के जो बेसिकली कॉन्जुगेट पेयर्स हैं, इन्हीं कॉन्जुगेट पेयर के रिपीटेड रूट्स भी हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी हमारे पास डबल पोल है और यहाँ पे भी हमारे पास डबल पोल है। सो ड्यू टू दीज रिपीटेड रूट्स या डबल रूट्स की वजह से ये सिस्टम जो सा वो अनस्टेबल हो जाएगा कि इसकी जो साइनोसाइड है वो साइनोसाइड बेसिकली इंक्रीज करना शुरू कर देगी। ओके, सो ये फैक्टर, इस फैक्टर के आने की वजह से जो सा वो ये इंटरनली अनस्टेबल है। और इसी तरह से जब भी हम बाउंडेड इसको इनपुट भी देते हैं तो स्टिल जो सा ये डबल रूट्स जो हैं वो अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे, अनबाउंडेड आउटपुट शो करेंगे। सो ये इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से अनस्टेबल है। सो दैट्स हाउ वी विल फाइंड आउट स्टेबिलिटी फ्रॉम एसिम्प्टोटिक एंड वीवो व्यू पॉइंट्स फॉर दीज प्रॉब्लम्स। सो अभी हमने इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेबिलिटी दोनों को बड़ी डिटेल में देखा है। तो अगर हम इन्हीं दोनों चीज़ों में देखें तो एक चीज़ इन दोनों स्टेबिलिटीज में कॉमन है, दैट इज बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। सो इंटरनल स्टेबिलिटी में भी कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल आ रहा है एंड द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल इज आल्सो अवेलेबल इन एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। सो कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल को अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें सिस्टम के अंदर तो देन वी कैन जनरली टेल अबाउट द बोथ stabilities. So now in stability testing criterions, बेसिकली हम अब वो क्राइटेरियाज देखेंगे जो कि स्पेसिफिकली कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल को टेस्ट करने के लिए यूज हो रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल के बेस पे अगर हम स्टेबिलिटी को चेक कर लें तो देन वी कैन फर्दर डिफाइन द इंटरनल एक्सटर्नल स्टेबिलिटी वेरी इजीली। तो और जैसे ही हम देखते हैं कि नंबर ऑफ रूट्स इंक्रीज होने शुरू हो जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल का ऑर्डर बढ़ना शुरू हो जाए, तो उसी तरह से जो सा वो कम्प्लेक्सिटी भी सिस्टम की बढ़ती जाएगी और उसको उतना ही चेक करना डिफिकल्ट होता जाएगा किसी भी सिस्टम को। सो ये हमारे पास जो डिफरेंट स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्राइटेरियाज हैं ये अब हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल्स को टेस्ट करने के लिए बहुत फायदेमंद है। सो फर्स्ट वन इज द कोफिशिएंट टेस्ट। सो कोफिशिएंट टेस्ट बेसिकली एक प्रीलिमिनरी टाइप टेस्ट है टू चेक एनी पोलिनोमियल फॉर स्टेबिलिटी। सो पोलिनोमियल कोफिशिएंट टेस्ट एक जनरली एनालिटिकल टाइप ऑफ टेस्ट है। सो इस एनालिटिकल टाइप ऑफ टेस्ट के अंदर हम बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ पोलिनोमियल कोफिशिएंट्स ऑब्जर्व करेंगे और उनकी बेस पे हम कोई कंक्लूजन डिफाइन करते हैं अबाउट रूट्स ऑफ द कोफिशिएंट टेस्ट, रूट्स ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट क्या हैं? फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले टेस्ट जो अप्लाई करेंगे पोलिनोमियल कोफिशिएंट टेस्ट में, दैट इज बेसिकली डिफरिंग अलजेब्रिक साइंस। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये पोलिनोमियल है और इस करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल में अगर डिफरेंट अलजेब्रिक साइंस है, मींस कि आप देख रहे हैं कि ये दो फर्स्ट वाले जो दो फैक्टर्स हैं एस रेज़ पावर 5 का और एस रेज़ पावर 4 का, ये पॉजिटिव साइन के साथ हैं, साथ ही एस क्यूब और एस स्क्वायर के जो फैक्टर्स हैं वो उनके कोफिशिएंट्स नेगेटिव हो गए हैं और इसी तरह से एस और एस रेज़ पावर 0 का जो फैक्टर है ये कोफिशिएंट्स ये भी पॉजिटिव हैं। सो अगर इस तरह से हमारे पास एक ही पॉलिनोमियल में डिफरेंट साइंस ऑफ कोफिशिएंट अवेलेबल हो, सो देन इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि देयर विल बी एटलीस्ट वन RHP रूट। सो एक RHP रूट जो सा वो होना मस्ट है, वन या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वन RHP रूट मस्ट होगा। सो स्ट्रेट अवे ऐसे सिस्टम के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं कि जी अच्छा एक भी RHP रूट आ गया तो स्ट्रेट अवे हमें स्टेबिलिटी का यहीं पे पता लग गया कि ये अनस्टेबल है। सो अगर
कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल के साइन जो कोफिशिएंट्स हैं उनके साइन डिफरेंट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के कोफिशिएंट्स अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब है कि एक आर एच बी रूट ज़रूर है और सिस्टम उसकी वजह से अनस्टेबल ही होगा। सो ये देखें कि इस एक कोफिशिएंट टेस्ट की वजह से बड़ा इजीली हम किसी भी हायर ऑर्डर सिस्टम को टेस्ट कर सकते हैं फॉर स्टेबिलिटी। इसी तरह से सेकंड कोफिशिएंट टेस्ट है जीरो वैल्यूड कोफिशिएंट्स। अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल में कोई भी किसी भी एस के फैक्टर का अगर कोफिशिएंट जीरो हो तो तब जो सा वो क्या हम कंक्लूजन निकालेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे एस रेज़ पावर 6 भी है, एस रेज़ पावर 5 भी है, एस रेज़ पावर 4 भी है, लेकिन यहाँ पे एस क्यूब जो सा वो मिसिंग है। सो दैट मीन्स के इसी में अगर ऐड करूँ तो जीरो एस क्यूब है। सो एस क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो जीरो है। ओके, बाकी एस स्क्वायर भी अवेलेबल है, एस रेज़ पावर 1 भी है और एस रेज़ पावर 0 भी है। तो जीरो वैल्यूड एक भी अगर जीरो वैल्यूड कोफिशिएंट आ गया तो उसकी बेस पे हम जो सा वो ये डिफाइन करते हैं कि इसमें इस सिस्टम में एटलीस्ट जो सा वो या तो इमेजिनरी एक्सिस रूट्स होंगे या आर एच पी रूट्स होंगे या दोनों अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है जी। सो या तो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर रूट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे या आर एच पी रूट्स इसमें हैं या दोनों भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो ये एक अब्रप्ट सा मतलब हमें रफली ये आइडिया जरूर हो गया कि सिस्टम स्टेबल नहीं है। ओके, सो स्टेबल नहीं होगा, या ये मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा या अनस्टेबल हो जाएगा, उसके लिए फिर हमें आगे इसको फर्दर चेक करना पड़ सकता है। लेकिन एटलीस्ट ये क्लियर हो गया कि दिस सिस्टम विल नॉट बी स्टेबल। ओके, सो ये एक सेकंड कोफिशिएंट टेस्ट है। So third polynomial coefficient test is if all of the coefficients have the same algebraic sign and none is zero। मतलब उसमें कोई जीरो वैल्यूड कोफिशिएंट भी ना हो और सब के सब जो सा वो अलजेब्रिक साइन सेम हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, अब यहाँ पे देखें एस रेज़ टू पावर 5 भी है, एस रेज़ टू पावर 4 भी है, एस क्यूब, एस स्क्वायर, एस पावर 1 एंड एस प्लस एस पावर 0 ये भी अवेलेबल है। तो सारे एस के फैक्टर्स कोफिशिएंट्स नॉन जीरो हैं और सब के सब जो सा वो सिंगल सेम अलजेब्रिक साइन के भी है, मींस के सब जो सा वो positive coefficients हैं। So in this case we cannot define any conclusion concretely, so in that case we don't have any information about the roots। So in this case we have no information about root locations। इस केस में जो सा वो पॉलिनोमियल में रूट्स जो सा वो पूरे एस प्लेन में कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो इन दिस केस वी नीड सम फर्दर टेस्टिंग अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो ये तीन कोफिशिएंट टेस्ट थे जो कि हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स को टेस्ट करते हुए हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के बारे में कंक्लूजन्स डिफाइन किए हैं। और यही कोफिशिएंट टेस्ट रिमेंबर कि हम ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स के लिए पहले ही डिफाइन कर चुके हैं स्टेबिलिटी के लिए। सो जिसमें हमने देखा था कि अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के केस में हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल था दैट वुड बी एस प्लस ए नॉट। सो इसके लिए हमने बात की हुई है कि फॉर स्टेबिलिटी मस्ट है कि ए नॉट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो ए नॉट हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा तो सिस्टम स्टेबल होगा। सो दैट वाज द कोफिशिएंट टेस्ट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। इसी तरह से हमने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए जब बात की थी तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए भी हमने देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा एस स्क्वायर प्लस ए वन एस प्लस ए नॉट की टाइप का। और इसमें हमने बात की थी कि ए वन एंड ए नॉट both should be greater than zero, then the system is stable। so second order system के सिलसिले में भी हमने कोफिशिएंट टेस्ट को जो सा वो अप्लाई किया हुआ है। ओके, लेकिन जब हम हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे तो तब हम ये तीन जो सा वो टेस्ट अप्लाई करके ये तीन कंक्लूजन्स फाइंड आउट कर सकते हैं अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ एनी पॉलिनोमियल। So these are some problems in which we have to determine about the root locations by using coefficient test। So अब सबसे पहले अगर आप इस पोलिनोमियल को देखें तो यहाँ पे डिफरिंग अलजेब्रिक साइंस हैं। So एक ये नेगेटिव कोफिशिएंट है और बाकी पॉजिटिव कोफिशिएंट्स हैं और कोई भी कोफिशिएंट जीरो नहीं है। एस पावर 4 से लेकर एस पावर 0 तक सारे फैक्टर्स अवेलेबल हैं, सब नॉन जीरो कोफिशिएंट्स हैं। सो देन ये फर्स्ट टेस्ट है। सो जिसकी बेस पे हम कहेंगे कि एटलीस्ट वन आर एच पी रूट इसमें जरूर होगा।
इसी तरह से अगर सेकंड पॉलिनोमियल की हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सब के सब जो सा वो फैक्टर्स अवेलेबल हैं, कोई भी जीरो नहीं है, कोई भी कोफिशिएंट जीरो नहीं है, S4 से लेकर S⁻0 तक सब के नॉन जीरो कोफिशिएंट्स अवेलेबल हैं और सब के सब कोफिशिएंट्स पॉजिटिव साइन है, सेम साइन है। तो सेम साइंस एंड नो कोफिशिएंट इज जीरो, नॉन जीरो कोफिशिएंट है, नन इज जीरो, सो देन वी कैन नॉट डिफाइन एनीथिंग अबाउट द रूट लोकेशंस। इसमें हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, नथिंग इसका रिजल्ट होगा। अब अगर हम थर्ड पॉलिनोमियल की बात करें तो थर्ड पॉलिनोमियल के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हमारे पास, कुछ कोफिशिएंट्स जीरो हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एस पावर एस रेज टू पावर 5 है, लेकिन उसके बाद एस रेज टू पावर 4 नहीं है, सो एस रेज टू पावर 4 इज जीरो वैल्यूड, हैज जीरो वैल्यूड कोफिशिएंट। फिर उसके बाद एस क्यूब है, एस क्यूब के बाद एस स्क्वायर नहीं है, सो एस स्क्वायर का फैक्टर भी जीरो वैल्यूड कोफिशिएंट है। इसी तरह से एस रेज टू पावर 1 भी नहीं है, सो जीरो, वो भी जीरो वैल्यूड कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे ये तीन जो सा वो जीरो वैल्यूड कोफिशिएंट्स हैं, तो जिसकी वजह से हम जीरो वैल्यूड कोफिशिएंट होने की वजह से ये कंक्लूजन निकालेंगे कि इसमें आई ए रूट्स हो सकते हैं, आर एच पी रूट्स, या दोनों हो सकते हैं। एंड सेम इज द केस फॉर द लास्ट पोलिनोमियल। यहाँ पे भी हमारे पास एस रेज टू पावर 5 जो सा वो जीरो वैल्यूड कोफिशिएंट है, और इसी तरह से एस क्यूब जो है वो भी जीरो वैल्यूड कोफिशिएंट है, एंड एस भी जो सा वो एस रेज पावर 1 भी जीरो वैल्यूड कोफिशिएंट है। सो इन तीन के भी जीरो होने की वजह से, जीरो वैल्यूड कोफिशिएंट की वजह से हम कहेंगे, यही कंक्लूजन निकालते हैं कि आई ए आर एच पी या दोनों रूट्स इसमें हो सकते हैं। So that's how we can apply the coefficient test on higher order polynomials to find out about the root locations analytically. स्टेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर नेक्स्ट हमारे पास जो क्राइटेरिया है दैट इज रूथ हर्विट्ज टेस्टिंग। सो अनलाइक कोफिशिएंट टेस्ट which was an analytical technique, so the Ruth Hurwitz testing is basically a numerical procedure to find out the number of roots at different locations of S-plane. सो कोफिशिएंट टेस्ट तो हमारे पास एक जनरल आइडिया दे रहा था, समवट अनक्लियर आइडिया था अबाउट एग्जैक्ट रूट लोकेशंस एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ रूट्स, बट जो रूथ हर्विट्ज टेस्टिंग है ये कंक्रीटली हमें स्पेसिफिकली बता देता है कि हमारे पास कितने रूट्स आर एच पी में हैं, कितने इमेजिनरी एक्सिस पे हैं और कितने एल एच पी के अंदर हैं। सो इस हवाले से ये काफ़ी एफिशिएंट टेक्निक है रूथ हर्विट्ज टेस्टिंग। So in this root survey testing we have a characteristics polynomial. For example एक जनरल polynomial अगर ये given हो तो उसके केस में हम इसी polynomial से रूथ array डेवलप करेंगे. So this is the रूथ array. This is an example of रूथ array. अब रूथ array बेसिकली क्या चीज़ है कि इसमें एक ब्लॉक के अंदर जो सा वो हम मैट्रिक्स एक कंप्लीट डेवलप करेंगे जिसमें रोज और कॉलम्स है, और लेफ्ट मोस्ट जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली अरे से बाहर हमने एक पूरा कॉलम बनाया है एस के फैक्टर्स का। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हाईएस्ट फैक्टर ऑफ द एस, उसमें के बाद एक एस माइनस, नेक्स्ट इस तरह से रिड्यूस करते हैं अप टू एस जीरो आएंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर ये एस रेज पावर 6 होगा तो नेक्स्ट इट इज एस रेज पावर, this is if s raised power 6, then this is s raised power 5, s power 4, s power 3, s power 2, s power 1 and then s power 0. So इस तरह से हम completely जो सा वो एस के फैक्टर्स यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद हम आगे जो सा वो ये अब जो पूरी अरे है ये डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। सो इस अरे के अंदर फर्स्ट टू जो रोज है हमारे पास, ये फर्स्ट टू रोज बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल या जो पॉलिनोमियल गिवन है उसी से ही डेवलप होगी। उसको डेवलप करने का तरीका ये है कि हम बेसिकली अल्टरनेट वैल्यूज लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट एस रेज पावर एन की बात करते हैं तो पहली जो एंट्री आएगी वो इसका कोफिशिएंट होगा। सो एस रेज पावर का कोफिशिएंट, एस रेज पावर एन का कोफिशिएंट इज ए एन, यहाँ पे आ गया। इसके बाद अगली एंट्री हमने नहीं लिखनी, नेक्स्ट हमने जो सा वो एन में से टू पावर्स माइनस करके जो फैक्टर आ रहा है वो लेनी है, बल्कि दैट मीन्स के अल्टरनेट फैक्टर पे चलना है। तो नेक्स्ट अल्टरनेट फैक्टर यहाँ पे आ रहा होगा जो कि एस रेज पावर एन में से दो माइनस करके आ रहा होगा, तो उसका फैक्टर क्या होगा, ए इंटू एन माइनस टू, ए एन माइनस टू आ रहा होगा।
इसी तरह से फिर नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा वो अगेन उसमें से 2 माइनस करके नेक्स्ट आ रहा होगा, दैट विल बी ए एन माइनस 4। ओके, सो ये अगर एस रेज पर 6 है तो दिस विल बी द फैक्टर ऑफ एस रेज पर 4, और ये एस रेज पावर 2 का फैक्टर होगा, और इसी तरह से नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा इस रो के अंदर वो एस रेज पावर 0 का फैक्टर होगा, उसका कोफिशिएंट होगा। ओके, सो दैट्स हाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। और इसी तरह से अगर हम फिर जब हम नेक्स्ट रो की बात करते हैं एस रेज पावर 5 की रो की, तो उसके केस में अब जो पहली रो के अंदर हमने एलिमेंट लिया था उसको छोड़ के नेक्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे। सो एस रेज पावर एन माइनस 1 का फैक्टर हम कोफिशिएंट लेंगे, दैट इज ए माइनस एन माइनस 1। ये फर्स्ट एंट्री हो गया इस रो में। अगेन इसी तरह से एक एलिमेंट छोड़ के नेक्स्ट, सो एक एलिमेंट छोड़ेंगे तो ए एन माइनस 1 के बाद ए एन माइनस 3, इसी तरह से फिर एक एलिमेंट छोड़ के ए एन माइनस 5। सो अगर ये एस रेज पावर 5 का फैक्टर है, उसका कोफिशिएंट है, तो नेक्स्ट विल बी एस रेज पावर 3 कोफिशिएंट, और इसी तरह से नेक्स्ट विल बी एस रेज पावर 1 कोफिशिएंट। So that's how we will complete the first two rows of this Ruth array, and it will give go so on. Okay, so until के हम जो सा वो इस पॉलिनोमियल के सारे जो कोफिशिएंट्स हैं उनको एनकाउंटर कर लें। ठीक है, सो फर्स्ट जो सा वो इवन भी हो सकता है और ऑड भी जो सा वो रो हो सकती है। सो इवन है या ऑड है, दैट डिपेंड्स अपॉन द हाईएस्ट फैक्टर ऑफ एन या ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल, और उसकी बेस पे हम जो सा वो अल्टरनेट चलते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इवन रो के अंदर याद रहे कि इवन रो के अंदर जितने भी फैक्टर्स आ रहे होंगे वो इवन फैक्टर्स होंगे, एस पावर 6 का फैक्टर, एस पावर 4 का फैक्टर, एस पावर 2 का फैक्टर, एस पावर 0 का फैक्टर। और इसी तरह से जो ऑड की रो आ रही होगी उसमें ऑड फैक्टर्स के कोफिशिएंट होंगे, एस पावर 5 का कोफिशिएंट, एस पावर क्यूब का कोफिशिएंट, और एस पावर 1 का कोफिशिएंट। ओके, सो दैट्स हाउ वी विल कंप्लीट द फर्स्ट टू रोज। अब नेक्स्ट जो रोज है इसके बाद एस पावर 4 से या थर्ड रो से ऑनवर्ड्स जो एंट्री हैं वो बेसिकली अब एक न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के थ्रू निकलेंगी। So in third row, we will start from the first value which is b1 in this row in the leftmost column. So b1 को compute करने के लिए basically अब हम b1 के ही कॉलम में इससे अपर जो दो रोज हैं उनके एलिमेंट्स को लेंगे, और B1 के बाद वाली जो रो जो कॉलम है उसके उस कॉलम के अंदर से उसके ऊपर वाली दो वैल्यूज को लेंगे। सो ये एक हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी, और इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेंगे, और इस डिटर्मिनेंट को हम नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड विल डिवाइड बाय दिस लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ दिस अरे। ओके, सो हियर यू सी हाउ वी आर कैलकुलेटिंग B1। सो B1 में हमने यही अरे रखी है जो कि हमने यहाँ पर डेवलप की है, उसी का फिर हमने डिटर्मिनेंट का नेगेटिव लिया है। सो नेगेटिव ऑफ दैट डिटर्मिनेंट, तो अब डिटर्मिनेंट हम कन्वेंशनली लेते हैं, दिस वाज द फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई माइनस दिस इज वाज द सेकंड डायगोनल। तो बेसिकली ये डिटर्मिनेंट होता है, और इसको नेगेटिव साइन के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो फाइनली जो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। सो ये है क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से भी निकल सकती है कि हम इस नेगेटिव साइन को बाद में मल्टीप्लाई करने के बजाय हम डायरेक्टली रिवर्स ऑर्डर में इसका डिटर्मिनेंट ले लें, मींस के जो ए एन माइनस 1 2 है, सो इसके अंदर जो सा वो हम ए एन माइनस 1, ए एन माइनस 2 और ए एन माइनस 3। सो यहाँ पे कन्वेंशनल तो हम ये फर्स्ट डायगोनल लेते हैं, जो सेकंड डायगोनल, और उसको फिर माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये आनी है। तो इन अदर वर्ड्स आप ये भी कर सकते हैं कि अगर माइनस साइन ना लें और रिवर्स जो सा वो डिटर्मिनेंट ले लें, मींस कि मैं अब फर्स्ट इसको फर्स्ट डायगोनल कह देता हूँ और इसको सेकंड डायगोनल कह देता हूँ। सो फर्स्ट डायगोनल ए एन माइनस 2 इंटू ए एन माइनस 1 माइनस सेकेंड डायगोनल ए एन इंटू ए एन माइनस 2। सो ये बेसिकली जो सा है वो यही चीज़ हमारे पास बन जाएगी, यही इक्वेशन बन जाएगी जो कि फाइनली आ रही है। ओके, सो ए एन माइनस 1 into a n minus 2 minus a n minus sorry, this was a n minus 3, so a n minus 3 into a n. So this is the this equation, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं लोअर लेफ्ट वैल्यू a n minus 1 से। ओके, सो दैट्स हाउ वी आर कैलकुलेटिंग B1।
एंड सेम इज द सिनेरियो फॉर B2, लेकिन B2 के लिए जस्ट जो सा वो रोज डिफरेंट हो जाएंगी। तो अब जब हम B2 की बात करेंगे तो B2 के लिए बेसिकली B2 से नेक्स्ट जो रो है बेसिकली उसको लेंगे, नेक्स्ट कॉलम को लेंगे और उसके ऊपर वाली दो वैल्यूज को हम कंसिडर करेंगे। बाकी लेफ्ट मोस्ट कॉलम जो सा वो वही रहेगा हमेशा। ओके, सो जो B1 के केस में तो B2 के केस में हम इस तरह से चलेंगे। सो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं AN और AN-1 फर्स्ट कॉलम, इसी तरह से AN-4, AN-5, AN-4, AN-5, एंड इसका रिवर्स अगर आप डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, अगर सेकंड माइनस साइन को भी देखें तो रिवर्स आप अगर इसका ऑर्डर ले लें, ओके, तो देन आप इसका डिटर्मिनेंट को फर्स्ट अगर ये करते हैं सेकंड ये करते हैं, तब आपको माइनस साइन को ऐड करने की जरूरत नहीं है। सो दिस विल गिव यू दिस इक्वेशन एंड अगेन इट विल बी डिवाइडेड बाय द लोअर लेफ्ट कॉर्नर। सो सेम वे में हम जो सा वो चलते जाएंगे और इसी तरह से नेक्स्ट फिर हम B3 को फाइंड आउट करेंगे तो B3 से नेक्स्ट रो को इंक्लूड कर लेंगे। ओके, सो अनटिल के जो सा हमारे पास यहाँ पे जीरो वैल्यूज आ जाए, कोई वैल्यू ना हो, तो वहाँ पे फिर B3 जीरो हो जाएगी, ये नहीं कैलकुलेट होगा। ओके, सो इस तरह से हम चलते जाएंगे एंड नेक्स्ट इज फॉर द C1। सो नेक्स्ट ये रो कंप्लीट करने के बाद हम अगली रो स्टार्ट करेंगे और अगेन C1 भी उसी प्रोसीजर पे निकलेगी कि C1 से ऊपर वाली दो वैल्यूज को ले लें और C1 से जो नेक्स्ट कॉलम है उसकी दो वैल्यूज को ले लें और इनका नेगेटिव डिटर्मिनेंट लेके डिवाइडेड बाय द लोअर लेफ्ट कॉर्नर वैल्यू ऑफ दिस अरे। ठीक है, सो इस तरह से C1 एंड अगेन फॉर C2, अब C2 से अगली कॉलम और उसकी दो वैल्यूज, C2 के ऊपर वाला फैक्टर जो सा वो यूज नहीं होगा एंड दैट्स हाउ यू विल कंप्यूट द C2 एंड सो ऑन। इसी तरह से चलते चलते हम फिर सारे ये फैक्टर्स इसी ऑर्डर में निकालते जाएंगे कि until we find out the last value in S raised power 0 row, which will be the only single value non zero value, यहाँ पे लास्ट ये आ जाएगी। ओके, सो दैट्स हाउ वी विल कंप्लीट दिस रूथ अरे। और इस रूथ अरे के कंप्लीट होने के बाद हम फाइनली जो सा वो फाइंड आउट करेंगे कि हमने रूट्स की लोकेशन कैसे इसमें फाइंड आउट कर रही है। सो यू कैन सी के C1 और C2 हमने सेम प्रोसीजर के ऊपर निकाले हैं जैसे हमने B1 और B2 को फाइंड आउट किया है। सो नेक्स्ट वी विल सी एन एग्जांपल टू गेट मोर क्लियर आइडिया ऑफ making this root array. So in this example, if for example we have this characteristics polynomial, fourth order polynomial है ये। So इस केस में जो सा वो हम इसकी रूट अरे डेवलप करेंगे लाइक दिस वे। सो रूट अरे में हमने देखा कि फर्स्ट सबसे पहले हम बेसिकली दो डिविजन्स बनाएंगे और इस ब्लॉक के लेफ्ट साइड पे हम जो सा वो सारे एस के फैक्टर्स लिख देंगे। तो हाईएस्ट फैक्टर इज एस रेज़ पावर 4। सो इसी तरह से ये तरतीब में जो सा वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर चलते जाएंगे, एस पावर 4, एस क्यूब, एस स्क्वायर, S1, एस रेज़ पावर 1 और एस रेज़ पावर 0। सो इस तरह से हमने ये फैक्टर्स पूरे कर देने। सो दैट मीन्स कि जितने हमारे पास एस की हाईएस्ट ऑर्डर है, पॉलिनोमियल का ऑर्डर है, एस के जितने मैक्सिमम पावर है उतनी ही हमारे पास रोज होंगी। और ये भी हमें पता है कि जितने बेसिकली जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल है या हाईएस्ट पावर ऑफ एस है, बेसिकली इस पॉलिनोमियल में उतने ही रूट्स होते हैं। सो मैक्सिमम पावर अगर एस रेज़ पावर 4 है तो दैट मीन्स के दिस पोलिनोमियल हैज टोटल 4 रूट्स। सो इसमें 4 रूट्स हैं और इन्हीं 4 रूट्स में अब हमने डिफाइन करना है कि कितने जो सा वो आर एच पी में है, कितने एल एच पी में है और कितने आई ए पे हैं। ओके, सो ये चीज़ हमने बेसिकली रूथ हर्वी टेस्टिंग में फाइंड आउट करनी है। सो रिमेंबर कि जो ऑर्डर ऑफ द पोलिनोमियल है, so that is also the total number of roots in that polynomial. Okay, so फर्स्ट टू रोज ऑफ रूथ रे जिसे हमने पहले डिस्कस किया, अब हाईएस्ट पावर एस रेज पावर 4 है तो एस रेज पावर 4 की रो को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले एस रेज पावर 4 का कोफिशिएंट 2 हमने लिख दिया यहाँ पे। इसी तरह से उसके बाद एक छोड़ के नेक्स्ट एंट्री एस रेज पावर 2 का एस स्क्वायर का फैक्टर विच इज़ 5 कोफिशिएंट, और उसके बाद नेक्स्ट एक और फैक्टर छोड़कर next s raised power, basically this will be s raised power 0.
सो एस रेज पावर 0 का फैक्टर जो सा ये एस रेज पावर 1 है, ये एस रेज पावर 0 है, तो एस रेज पावर 0 का कोफिशिएंट 6। ओके, सो ये हमने फर्स्ट रो इस तरह से बना ली, और इसी तरह से जो सा वो हम अब सेकंड रो की बात करें तो दैट इज एस क्यूब। ओके, सो एस क्यूब के अंदर एस क्यूब का फैक्टर हमारे पास 3 है, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया। नेक्स्ट एक एंट्री छोड़कर एस रेज पावर 1 का फैक्टर विच इज 2, और नेक्स्ट हमारे पास कोई नहीं है। तो सारे करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल के अब इस तरह से सारे जो सा वो कोफिशिएंट्स हमारे पास इस तरह से 2 रोज के अंदर आ गए। ओके, सो नेक्स्ट एंट्रीज जो कि हमारे पास नहीं बची, वो बाय डिफॉल्ट हम कंसिडर करते हैं कि वो सारी जीरो होंगी। ओके, ये सारे जीरो फैक्टर्स हैं। ओके, तो लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट वी कंसिडर के जो खाली वैल्यूज हैं वो इस रूट अरे में जीरो हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट टू रोज तो हमने डेवलप कर ली। ओके, फर्स्ट टू रोज डेवलप कर लिए, तो अब नेक्स्ट जो सा वो जो कि हमने पॉलिनोमियल से डेवलप किया, तो नेक्स्ट जो सा वो थर्ड रो से अब हम कंप्यूटेशन स्टार्ट करेंगे। और द फर्स्ट वैल्यू है, रिमेंबर कि ये b1 की वैल्यू है, इसी तरह से ये b2 है, फिर b3 आएगा, एंड सो ऑन, इस तरह से चलते जाएंगे। ओके, सो हाउ वी आर फाइंडिंग आउट दिस b1, फर्स्ट एंट्री ऑफ एस स्क्वायर रो। सो अगेन रिमेंबर के B1 से ऊपर वाली, इस एंट्री से ऊपर वाली जो दो कॉलम के अंदर दो ऊपर वाली जो रोज हैं उनकी वैल्यूज, और B1 के बाद वाला जो कॉलम है उसके अंदर ऊपर वाली दो वैल्यूज, इन इसका ये जो हम ब्लैक में आप देख रहे हैं, तो इस पूरी मैट्रिक्स का हम नेगेटिव डिटर्मिनेंट ले रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, जो रेड में आप स्क्वायर बॉक्स में देख रहे हैं 3, इससे, सो लोअर लेफ्ट कॉर्नर से इसको डिवाइड कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ वी आर कैलकुलेटिंग B1। तो B1 के अंदर आप देख रहे हैं, तो ये डायरेक्टली हमने रिवर्स डिटर्मिनेंट लिया है, तभी आपको यहाँ पे माइनस साइन ही नजर आ रहा है। सो जनरली तो आप जब स्ट्रेट डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसमें फर्स्ट डायगोनल ये है, सो 2 × 2 -5 × 3 ये करते हैं। ओके, लेकिन इसको फिर माइनस भी करना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो उस चीज से बचने के लिए यहाँ पे जो सा वो डायरेक्ट बेसिकली जो सा वो रिवर्स फार्मूला अप्लाई किया गया है, और रिवर्स फार्मूला के अंदर जो सा वो बेसिकली जो सा वो ऑपोजिट डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई किया, तो 5 3 इसको फर्स्ट बना दिया डायगोनल, -2 × 2 इज द सेकंड डायगोनल। ओके, सो ये आप देख सकते हैं, एंड डिवाइडेड बाय 3, so we will get this value of b1 which is 11/3। okay, so that's how we find out the b1 11/3। एंड नेक्स्ट जो सा वो अब इसके बाद b2 की बारी आ जाती है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट b2, और B2 के लिए अगर देखें तो B2 के लिए अब हमने नेक्स्ट वही काम किया है कि जो B2 की वैल्यू है, सो दिस इज B2, इससे आगे वाले कॉलम के ऊपर वाली दो एंट्रीज, और पहले वाली वही है और उसके बाद वाली, सो सेंटर वाली को हम कंसिडर नहीं कर रहे। तो अब ये जो ब्लैक में आप अरे के एलिमेंट्स देख रहे हैं, सो इन एलिमेंट्स का रिवर्स ऑर्डर में जो सा वो डिटर्मिनेंट लिया गया है, सो जिससे हमने ये B2 की वैल्यू फाइंड आउट की है। ओके, सो रिवर्स ऑर्डर में 6 × 3 -2 × 0 डिवाइडेड बाय अगेन लोअर राइट कॉर्नर वैल्यू, जो कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर वैल्यू विच इज 3, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ B2 विच इज 6। सो दैट्स हाउ वी फाइंड आउट द B2 6। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम इसके बाद अगर देखें तो अगली एंट्री जो सा वो B3 बननी चाहिए थी, लेकिन B3 नहीं है। क्यों? क्योंकि B3 के बाद वाली जो कॉलम है उसमें जीरो एंट्रीज हैं, तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये बेसिकली जीरो हो जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई B3 विल बी जीरो। तो हमारे पास वैल्यू जो सा वो सिर्फ B1 B2 तक ही आएंगी 11/3 6। तो S2 रो अब जो सा वो हमारे पास कंप्लीट होगी। ओके, so next we with same procedure we will go for s raised power 1 row। so s per raised power 1 row में let's say कि हम इसको c1 कह रहते हैं, ये c2 होगा। तो c1 की वैल्यू के लिए हम क्या कर रहे हैं, c1 से ऊपर वाली दो वैल्यूज उसी कॉलम में विच इज 3 एंड 11/3, और इसे नेक्स्ट कॉलम 2 6 का। ओके, सो इसका नेगेटिव डिटर्मिनेंट लेंगे एंड डिवाइडेड बाय 11/3। so here you can see this। okay, so ये ब्लैक में हम जो देख रहे हैं, तो अब C1 के लिए जो सा वो
इन वैल्यूज को लिया गया है। ओके, सो दैट्स हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द C1। ओके, जिसमें हमने 2 × 11/3 किया है, विच इज दिस थिंग, माइनस 6 × 3, which is this thing, and divided by corner, lower left corner value, which is 11/3, and that's how we calculated C1 as -32/11। okay, next जो है वो एंट्री C2 है। तो C2 के लिए देखें तो फॉर C2, अगर ये C2 है तो C2 से आगे वाला कॉलम विच इज 0 0, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, तो अब C2 जो सा वो डायरेक्टली जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा कॉलम जीरो का आ गया है, जिसकी वजह से ये मल्टीप्लिकेशन भी जीरो होगी और ये मल्टीप्लिकेशन भी जीरो होगी। सो दैट्स वाई C2 इज जीरो। ओके, सो C2 के जो फैक्टर है वो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से देख रहे हैं कि आप हर अल्टरनेट रोज पे, हर 2 रोज के बाद जो सा वो वैल्यूज आपके पास, नंबर ऑफ एंट्रीज, नंबर ऑफ कॉलम्स रिड्यूस होते जाएंगे। ओके, अंटिल के एस रेज्ड पावर 0 का जो फैक्टर आएगा वो हमारे पास, आपके पास हमेशा सिंगल फैक्टर आ जाएगा, एक ही वैल्यू बचेगी। ओके, सो नेक्स्ट जो सा वो अब देख रहे हैं कि अगर हम इसको D1 कहते हैं तो D1 को हमने कैसे कैलकुलेट करना है। अब आपको आइडिया क्लियर हो गया है, ये खाली जगह है तो यहाँ पे ज़ीरो है। सो D1 के ऊपर वाली 2 वैल्यूज़ और उसके बाद नेक्स्ट रो के अंदर ऊपर वाले 2 रोज की वैल्यूज़ नेक्स्ट कॉलम में। सो इनका आप जो सा वो रिवर्स डिटर्मिनेंट ले लेंगे, एंड इसका रिवर्स डिटर्मिनेंट आप अगर लेते हैं तो यू हैव टू बेसिकली multiply 32 -32/11 into 6, okay, and minus 0 into 11/3, which becomes 0, and divided by the lower left value, जो कि ये यहाँ पे लिखी हुई है -32/11, तो इससे डिवाइड किए, and you finally get the D1 which is 6। so that's how you have completed the Ruth array। इस तरह से रूथ रे कंप्लीट होने के बाद अब आपके पास फाइनली ये एक कंप्लीट रूथ रे बन गई है। सो ये रूथ रे कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम जो सा वो अब इस रूथ रे के ऊपर डिफरेंट टेस्ट लगाएंगे टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द रूट्स। सो इस कंप्लीटेड रूथ रे के अंदर से हमने अब पोल्स की लोकेशन कैसे फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमेशा हम लेफ्ट मोस्ट कॉलम जो सा वो उसको यूज़ करते हैं, और इसी लेफ्ट मोस्ट कॉलम को ही देखते हुए हम जो सा रूट्स की लोकेशन डिफाइन करेंगे। सो एग्जैक्टली रूट्स क्या होंगे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने ये रूथ अरे जो सा वो सही डेवलप की हो, और उसके लेफ्ट मोस्ट कॉलम को हम देख रहे हो जिसके अंदर सारी नॉन ज़ीरो एंट्रीज होंगी। ओके, सो नॉन ज़ीरो एंट्रीज के साथ ये लेफ्ट कॉलम होगा, और इसके अंदर से अब हम टेस्ट लगा के निकालेंगे कि रूट्स क्या होंगे। सो लेफ्ट कॉलम के अंदर जो रूट्स हमें पता लग रहे हैं, तो फर्स्ट हमें इंफॉर्मेशन रूथ हर्विट्ज टेस्ट्री के अंदर RHP रूट्स की मिलती है। सो RHP रूट्स किस तरह से होंगे कि इस पूरे लेफ्ट कॉलम में आप टॉप टू बॉटम आना शुरू कर दें, ठीक है, और टॉप टू बॉटम आते हुए देखेंगे साइन चेंजेस आपको कितनी दफ़ा मिल रही हैं। सो आप देख रहे थे कि ये भी प्लस का फैक्टर था, कोफिशिएंट था, ये भी प्लस था, ये भी प्लस था। ओके, सो यहाँ पे आपको फर्स्ट चेंज मिली है फ्रॉम प्लस टू नेगेटिव। सो एक साइन चेंज आया है, और उसके बाद अगेन नेगेटिव से पॉजिटिव फिर साइन चेंज आया है। ओके, सो द नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन द लेफ्ट कॉलम शोज द नंबर ऑफ RHP रूट्स। ओके, सो ये हमने यहाँ पे बात की है कि नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन द लेफ्ट कॉलम ऑफ कंप्लीटेड रूथ रे। तो कंप्लीट आपने अगर एक रूथ रे बनाई है तो उसके अंदर जो सा वो कितनी दफ़ा साइन चेंज हुआ है लेफ्ट कॉलम के अंदर, सो दैट शोज द नंबर ऑफ RHP रूट्स। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि एक दफ़ा प्लस से माइनस हुआ है यहाँ पे, ओके, और उसके बाद फिर माइनस से प्लस हुआ है यहाँ पे। सो देर आर 2 साइन चेंजेस। सो 2 साइन चेंजेस का मतलब क्या है कि इसमें 2 RHP रूट है। सो RHP रूट्स आर 2। ओके, तो RHP रूट्स 2 हो गए हैं, तो टोटल हमारे पास कितने रूट्स है? रिमेंबर हमने बात की है कि टोटल हमारे पास जितना हाई ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल है, तो 4 रूट्स टोटल थे। ओके, सो इन टोटल 4 रूट्स में से 2 हमारे पास डिसाइड हो गए हैं, दैट 2 आर ऑन RHP। तो बाकी 4 में से बचे 2 रूट्स, तो बाकी जो रिमेनिंग 2 रूट्स होंगे, दैट 2 रूट्स विल बी कंसिडर्ड ऑन LHP। सो वो 2 LHP में हमेशा कंसिडर होंगे।
सो इस तरह से हम रूथ अरे को पढ़ेंगे और इसको देखेंगे कि रूथ अरे में से हमने कैसे जो सा वो लेफ्ट कॉलम को टेस्ट करते हुए जो सा नंबर ऑफ एग्जैक्ट रूट लोकेशंस निकाले हैं। ठीक है जी। सो 2 RHP रूट्स ड्यू टू 2 साइन चेंजेस हेयर, +2 माइनस एंड देन -2 प्लस। सो ये दिस रिप्रेजेंट्स RHP रूट्स एंड रिमेनिंग 2 रूट्स विल ऑलवेज बी इन LHP। ठीक है, तो रिमेनिंग जो बच जाएंगे उनको हम LHP में कंसीडर कर लेते हैं। सो दैट्स हाउ वी डिसाइडेड अबाउट दीज 4 रूट्स कि इनकी लोकेशंस क्या होंगी। ओके okay? सो इसी रूथ अरे को डेवलप करने का भी जो आपने तरीका देखा, दैट वाज लाइक कैलकुलेटिंग ऑल values b1 b2 c1 c2 and d1 using numerical technique computation. So एक another approach is also available to find out this Ruth array. So इस Ruth array के लिए जो दूसरी टेक्निक है, that is basically based on polynomial divisions. Okay, so जिसमें हम polynomials की division करते हुए हम जो सा subsequent rows of this Ruth array find करेंगे। okay, सो फर्स्ट 2 रोज हमें पता है कि ये दोनों पहली 2 रोज तो हमारे पास जो सा वो डायरेक्टली फ्रॉम पोलिनोमियल आ रही हैं उसके कोफिशिएंट्स को देखते हुए। तो फ्रॉम थर्ड रो ऑनवर्ड अब ये सेकंड अप्रोच को हम चेंज करेंगे। तो फर्स्ट 2 रोज तक तो सेम अप्रोच है जैसे हमने पहले देखी है। सो फ्रॉम थर्ड रो ऑनवर्ड दिस अप्रोच इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। सो अब फर्स्ट 2 रोज को अगर हम यहाँ पे अलग से लिखें तो वी विल से दैट अब फर्स्ट क्योंकि हाईएस्ट एस रेज पावर 4 इवन फैक्टर था तो हमने इसको ई ऑफ एस इवन पोलिनोमियल कह दिया। इसी तरह से नेक्स्ट जो एस रेज पावर 3 की जो रो थी इसको हमने डी ऑफ एस कह दिया, डिवाइजर पोलिनोमियल। ओके, और जो एस रेज पावर 2 की जो रो आ रही है, जो थर्ड रो है, दैट इज बेसिकली रिमाइंडर आर ऑफ एस रिमाइंडर पोलिनोमियल। ओके, so see how we have calculated the third row in this approach. Okay, so थर्ड रो के केस में अब क्या होगा? सो द इवन पोलिनोमियल जो कि ई ऑफ एस फर्स्ट रो है, दैट इज बेसिकली डिविडेंड। ये डिविडेंड है, इसने डिवाइड होना है विद द सेकंड रो विच इज डिवाइजर। तो डिवाइजर से ही इसको हम डिवाइड कर रहे हैं और इस डिवीजन के केस में, पोलिनोमियल डिवीजन के केस में जो हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है, so that remainder is basically the third row s raised power 2। तो उसकी s स्केयर की ये रो बन रही है। तो आप फैक्टर्स भी देखेंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट्स भी ऐसे ही आएंगे। तो रिमाइंडर के अंदर भी देखें तो रिमाइंडर का हाईएस्ट ऑर्डर जो सा वो स्केयर है, तो 11/3 इज द फर्स्ट एंट्री। और नेक्स्ट अगला देखें तो वो इसमें से 2 माइनस करके है, एस पावर 0 का फैक्टर है। ओके, सो ये अब बिल्कुल हमारी जो स्ट्रेटेजी चल रही है उसके ऊपर कंफर्म कर रहा है उसको, उसी तरह से आ रहा है। तो और ये फैक्टर नेक्स्ट 6 का आ गया। सो ये जो अल्टरनेट कोफिशिएंट्स वाली बात है, ये हर सब्सिक्वेंट रो के लिए डेवलप करती है। मतलब जैसे ये स्क्वायर की रो है तो स्क्वायर की कोफिशिएंट है और अगला जो सा वो एस रेज पावर 0 का कोफिशिएंट है, मतलब एक छोड़ के नेक्स्ट। इसी तरह से S1 के केस में तो वैसे ही एक है। तो ये हमेशा हर रो के अंदर ये चीज़ जो सा वो एग्जिस्ट कर रही होगी कि पोलिनोमियल जो फैक्टर्स होंगे वो अल्टरनेट वैल्यूज होंगे, एक छोड़ के एक नेक्स्ट होंगे। ओके, सो अब ये देखें कि इस तरह से हमने जो सा वो अब बड़ा इजीली जो सा वो हमने थ्रू डिवीजन हमने थर्ड रो को फाइंड आउट किया है विच वाज एस स्क्वायर। सो नेक्स्ट अब इसी प्रोसीजर को हम आगे एक्सपेंड करेंगे। सो इसी प्रोसीजर को लेके चलते हुए अब हम एस रेज पावर 1 की जो सा वो रो को फाइंड आउट करेंगे। सो सेम इसी तरह से अब देखें तो इस डिवीजन नेक्स्ट एस रेज पावर 1 के लिए अब जो है वो ऊपर वाली 2 रोज की डिवीजन होगी। सो एस रेज पावर क्यूब जो कि यहाँ पे डी ऑफ एस डिवाइजर पॉलिनोमियल था, सो जो कि डिवाइड कर रहा था, तो अब ये जो सा वो नेक्स्ट टाइम पे ये डिविडेंड बन जाएगा। सो नेक्स्ट जब हम एस रेज पावर 1 की बात करेंगे तो एस रेज टू पावर 1 के लिए अब जो है वो इस तरह से होगा कि ये जो डिवाइजर था डी ऑफ एस, नाउ डी ऑफ एस इज नाउ डिविडेंड, ये यहाँ पे डिविडेंड है। ओके, सो ये डिवाइड होगा और इसी तरह से उससे नेक्स्ट जो रो जो कि लास्ट टाइम रिमाइंडर था, नाउ दिस रिमाइंडर 1
बेसिकली जो है वो अब इसको ये डिवाइजर होगा. ओके, सो दिस विल बी डिवाइडिंग, एंड इस डिवीजन के केस में जो रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट विल बी बेसिकली S1 रो. ओके, सो यहाँ पे हमने देखा -32/11 इंटू एस का फैक्टर एक आ रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर 2. ओके, सो दिस रिमाइंडर 2 इज बेसिकली कमिंग अप हेयर, जो कि इस डिवीजन के रिजल्ट में है. तो हम अल्टरनेट रोज को डिवाइड कर रहे होंगे. ओके, सो हर रो से नेक्स्ट, हर रो को हम डिवाइड करेंगे उससे नेक्स्ट रो से, तो जो रिमाइंडर आएगा वो उनसे नेक्स्ट रो होगी. ओके, एंड सिमिलरली फॉर लास्ट रो एस रेज पावर 0 की रो के लिए यही हम करेंगे कि R1 जो सा वो डिविडेंड हो जाएगा और R2 विल बी द डिवाइजर एंड द रिमाइंडर विल बी दिस रो. ओके, सो सी हियर R1 यहाँ पे हमारे पास जो कि यहाँ पे था, दिस वाज R1 जो कि अभी डिवाइजर है. सो फॉर नेक्स्ट दिस विल बिकम द डिविडेंड. ओके, और इसी तरह से इस प्रीवियस रो में जो हमारे पास R2 था जो कि रिमाइंडर आया था, तो नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट डिवीजन दिस विल बिकम द डिवाइजर. ओके, और इस डिवीजन के रिजल्ट में हमारे पास जो आना है, सो दैट विल बी द रिमाइंडर 3, एंड दैट रिमाइंडर 3 इज बेसिकली द लास्ट रो एस रेज पावर 0 रो. ओके, सो दैट्स हाउ हम जो सा वो बेसिकली डिविजन्स के थ्रू जो सा वो बड़ा इजीली कंजेक्टिव रोज की डिवीजन के साथ बड़ा इजीली हम जो सा वो इस रूथ अरे को कंप्लीट कर सकते हैं. तो ये एक दूसरी अप्रोच है जो कि यूज की जा सकती है फॉर कंप्लीटिंग दिस रूथ अरे. और नेक्स्ट इसके ऊपर जो लेफ्ट कॉलम के ऊपर हमने टेस्ट लगाए थे फॉर रूट लोकेशंस, दैट इज द सेम to find out the root number of root locations in RHP, LHP, and other roots. Okay, so that's how we will complete this root array. सो जो भी रूथ अरे हम डेवलप करेंगे उसके कोफिशिएंट्स की कुछ सिग्निफिकेंस है जो कि एक पार्शियल चेक के तौर पे यूज होगी फॉर इट्स करेक्ट कंप्लीशन. सो अगर हम कुछ ये प्रॉपर्टीज को या कुछ चेक्स को देखें इस कंप्लीटेड रूथ अरे के ऊपर, सो देन वी कैन फाइंड आउट कि हमने ये रूथ अरे जो सा वो सही डेवलप किया है कि नहीं. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रो एंट्रीज is normally reduced by 1 after every 2 rows. ओके, सो हर 2 रोज के बाद जो सा वो एक नॉन जीरो रो एंट्री कम हो जाएगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे देखें, सो S3 और S2 ये दो जो रोज हैं दे हैव 2 कॉलम्स, और इन्हीं 2 रोज के बाद फिर S1 और S0 जो है उन दोनों में एक एक कॉलम है. ओके, सो इट हैज ओनली 1 कॉलम, सो इट हैज 2 कॉलम्स. ओके, सो यही अगर एस रेज टू पावर 5 से स्टार्ट हो रही होती, तो फर्स्ट 2 रोज जो सा वो अगर ये एस रेज टू पावर 5 से होती, तो इसमें बेसिकली जो सा वो यहाँ पे भी नॉन जीरो एंट्री होती, यहाँ पे भी नॉन जीरो एंट्री होती. सो एस रेज टू पावर 5 और एस रेज टू पावर 4 दोनों रोज के अंदर 3 3 कॉलम थे, और इसी तरह से नेक्स्ट 2 रोज जो सा उनमें एक कॉलम रिड्यूस हो गया. ओके, और इसी तरह से नेक्स्ट जो रोज है उनमें फर्दर एक और कॉलम रिड्यूस हो गया. सो ये एक चेक है कि अरे आपके पास सही बनी है कि नहीं बनी. ओके, सो द नेक्स्ट चेक इज बेसिकली लास्ट 2 rows S1 and S0 has only one non-zero element. So ये भी मस्ट है कि आखिरी जो 2 रोज होंगी उनमें हमेशा S रेज पावर 1 और S रेज पावर 0 की जो रोज होंगी उनमें हमेशा एक एक एंट्री होगी. ओके, सो ये भी एक पार्शियल चेक है कि इस तरह से ये बेसिकली डिसेंड होती हुई आएंगी. नंबर ऑफ रोज के लास्ट में आपके पास ओनली 1 एलिमेंट ईच रह जाएगा इन दीज 2 रोज. ओके, एंड द थर्ड चेक इज बेसिकली जो आपके पास आखिरी एस रेज पावर 0 का जो कोफिशिएंट है, सो दैट कोफिशिएंट विल बी रिपीटेड इन दैट कोफिशिएंट विल बी सेम एज द लास्ट एलिमेंट इन एवरी अदर रो. सो हर दूसरी रो के अंदर जो सा वो आप देखेंगे कि वही लास्ट एंट्री जो है वो रिपीट होती जा रही है. सो एस रेज पावर 0 का जो कोफिशिएंट एक होगा वो उसे एक ऊपर रो छोड़ के उससे ऊपर वाली रो में भी आखिरी कोफिशिएंट वही होगा, उससे ऊपर भी एक रो छोड़ के उससे ऊपर वाली में भी आखिरी एलिमेंट वही होगा. सो जिस तरह से आपने देखा कि ये सारे 6 आ रहे हैं जो कि मैंने रेड बॉक्सेस में शो किए हैं. सो हर एक रो के बाद जो आखिरी एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए. सो दीज आर सम 3 चेक्स
on basically checking of the on correct completion of the रूथ अरे. सो अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज जो सा सेटिस्फाई करती हैं किसी भी अरे के ऊपर, सो देन वी कैन से दैट कि ये जो अरे है ये बेसिकली हमने सही डेवलप किया है, इसके कोफिशिएंट्स ठीक डेवलप किए हैं. So next are these problems for basically रूथ अरे. सो ये इन्हीं पॉलिनोमियल्स की आप इसी तरह से रूथ अरे डेवलप करेंगे और उसमें जो पार्शियल चेक उसमें जो फिर हम रूट्स के लिए चेक लगाएंगे लेफ्ट मोस्ट कॉलम में. सो वहाँ से आपने बेसिकली देखना है कि आर एच पी रूट्स इसमें कितने हैं. ओके, सो अगर आप इसकी रूथ अरे डेवलप करते हैं तो मैं अब यहाँ से हम आपको बता देते हैं कि जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम होगा उसमें कोई भी साइन चेंज नहीं है. के सारे जो सा वो लेफ्ट मोस्ट कॉलम में सारे के सारी एंट्रीज पॉजिटिव होंगी. ओके, सो दैट्स वाई इसमें कोई भी साइन चेंज नहीं है, तो इसकी वजह से इसमें कोई भी आर एच पी रूट नहीं है, जीरो आर एच पी रूट्स हैं. तो सारे के सारे जो तीन रूट्स हैं वो एल एच पी रूट्स होंगे. इसी तरह से यहाँ पे आप देख लें. सो इस केस के अंदर जो सा वो अगर आप देखें तो इसमें लेफ्ट मोस्ट कॉलम के अंदर जो सा वो दो साइन चेंजेस होंगी. ठीक है, कहीं पे भी आके माइनस हो रहा है, माइनस से फिर प्लस हो रहा होगा. सो दो आर एच पी रूट्स होंगे. ठीक, ओके, एक दफ़ा ये साइन चेंज, दूसरी दफ़ा ये साइन चेंज. तो दो आर एच पी रूट हैं, टोटल हमारे पास चार हैं, तो चार में से दो आर एच पी हैं, तो बाकी दो जो सा वो एल एच पी रूट्स होंगे. एंड सेम इसी तरह से अब आप चलते जाएं तो इस पोलिनोमियल के अंदर भी दो साइन चेंजेस आएंगी. लेफ्ट कॉलम में दो आर एच पी रूट्स होंगे. इस केस में जो सा वो बेसिकली जो सा लेफ्ट मोस्ट कॉलम में चार दफ़ा साइन चेंजेस आएंगी, तो चार आर एच पी रूट्स होंगे. एंड इसमें भी दो दफ़ा साइन चेंज आपको मिलेगी, तो दो आर एच पी रूट्स होंगे. सो इन प्रॉब्लम्स को ट्राई करें और ये आंसर्स आपके मैच होंगे.